नमस्कार और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। यहाँ हम कुछ बुनियादी विचारों पर बात करते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और हमारे आसपास की दुनिया को समझने में मदद करते हैं। हाँ। जैसे हम फैसले कैसे लेते हैं, चीज़ें कैसे बनती हैं, कैसे बिकती हैं और वो बड़ी आर्थिक ताकतें कैसे काम करती हैं। हमारे पास कुछ जानकारी के जरिए हैं जो इन विचारों को समझाते हैं और आज हम उन्हीं में छिपी ज़रूरी बातों को एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। कोशिश यही है कि इसे एक आम बातचीत की तरह रखें, जैसे दो दोस्त किसी दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हों। हाँ, भारी भरकम शब्दों से बचते हुए। हाँ बिल्कुल। कोशिश करेंगे कि हर बात आसानी से समझ में आए, भले ही पहले से इस बारे में ज्यादा पता ना भी हो। मकसद है इन आइडियाज के सार को पकड़ना। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। हाँ। सबसे पहली और बुनियादी बात शायद यही है कि दुनिया में साधन यानी रिसोर्सेस सीमित हैं। सीमित हैं। लेकिन हमारी इच्छाएं वो तो लगभग असीमित हैं। इसी खिंचाव की वजह से हमें लगातार चुनाव करने पड़ते हैं। एकदम सही कहा। और हर चुनाव की वो एक कीमत होती है, जिसे अर्थशास्त्री कहते हैं अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर लागत, इसका मतलब क्या हुआ आसान शब्दों में? सीधा सा मतलब है, जब हम एक चीज चुनते हैं तो हमें कोई दूसरी सबसे अच्छी चीज छोड़नी पड़ती है। बस उसी छोड़ी हुई चीज का जो मूल्य है वही अवसर लागत है। अच्छा। जैसे अभी जो श्रोता हमें सुन रहे हैं वो इस समय कुछ और भी तो कर सकते थे। शायद कोई फिल्म देख सकते थे या दोस्तों से बात कर सकते थे। हाँ बिल्कुल। तो वो जो सबसे अच्छा दूसरा काम वो कर सकते थे, उसका जो फायदा उन्हें मिलता, वही इस चर्चा को सुनने की अवसर लागत है एक तरह से। वाह, ये सोचने का एक अलग नजरिया है। और ये सिर्फ हमारे निजी फैसलों पर लागू नहीं होता होगा। नहीं, ये पूरे समाज या देश के स्तर पर भी होता है। हर अर्थव्यवस्था को असल में 3 बड़े सवालों के जवाब ढूंढने होते हैं। क्या बनाए, कैसे बनाए और किसके लिए बनाए। और इन चुनावों के पीछे अक्सर ये माना जाता है कि लोग या कंपनियां अपने फायदे को, अपने स्वार्थ को सबसे ज्यादा देखते हैं। हाँ, वो विकल्प चुनते हैं जिससे उन्हें लगे कि सबसे ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल, दी गई सीमाओं के अंदर। यहीं पर एक और बात आती है। कुछ बातें तथ्यों पर आधारित होती हैं जिन्हें हम जांच सकते हैं, जैसे पिछले साल जीडीपी इतनी थी। ओके। और कुछ बातें मूल्यों पर आधारित होती हैं, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, जैसे सरकार को टैक्स बढ़ाना चाहिए या नहीं। इन पर सबकी राय अलग हो सकती है। हाँ, और ये सारे विचार क्या हम इन्हें बांट सकते हैं, जैसे छोटे स्तर और बड़े स्तर पर? हाँ, मोटे तौर पर 2 हिस्से हैं। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो छोटे स्तर पर देखता है, अलग अलग बाजार, किसी एक चीज की कीमत, लोग कैसे फैसले लेते हैं, कंपनियां कैसे काम करती हैं। अच्छा। और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो पूरी अर्थव्यवस्था को एक साथ देखता है, कुल उत्पादन, कुल रोजगार, महंगाई दर, आर्थिक विकास, ये सब। ठीक है। तो अब अगर हम ये सोचें कि कोई अर्थव्यवस्था क्या और कितना बना सकती है, हाँ, तो इसे समझने का एक अच्छा तरीका है उत्पादन संभावना वक्र, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व। पीपीसी, ये क्या दिखाता है? ये ग्राफ जैसा है। ये दिखाता है कि अगर हमारे पास साधन सीमित है और तकनीक भी दी हुई है, तो हम 2 अलग अलग चीजों के कितने अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। मान लीजिए गेहूं और कपड़ा। ओके, तो ये ग्राफ नीचे की तरफ क्यों झुका होता है? ये दिखाता है कि साधन सीमित है, कमी है। अगर हमें गेहूं ज्यादा उगाना है तो कपड़ा कम बनाना पड़ेगा, क्योंकि मजदूर या जमीन तो उतनी ही है। अच्छा। और ये बाहर की तरफ मुड़ा हुआ क्यों होता है, सीधा क्यों नहीं? ये एक दिलचस्प बात है। ये बढ़ती अवसर लागत दिखाता है। जैसे जैसे हम गेहूं का उत्पादन बढ़ाते जाते हैं, हर अतिरिक्त किलो गेहूं उगाने के लिए हमें कपड़े की ज्यादा से ज्यादा मात्रा छोड़नी पड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम पहले वो जमीन और मजदूर इस्तेमाल करेंगे जो गेहूं उगाने के लिए सबसे अच्छे हैं। जब वो सब लग जाएंगे तो फिर हमें वो साधन लगाने पड़ेंगे जो कपड़ा बनाने में ज्यादा अच्छे थे। इसलिए लागत बढ़ती जाती है। यानी स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञता महत्वपूर्ण है। हाँ। और यहीं से फिर व्यापार का आइडिया आता होगा। एकदम सही। अगर हर देश वो चीज बनाए जिसमें वो सबसे कम लागत पर बना सकता है, जिसमें उसका तुलनात्मक लाभ है, कंपैरेटिव एडवांटेज, भले ही वो दूसरी चीज बनाने में भी अच्छा हो। हाँ, भले ही अगर वो एक चीज बनाने में कम बुरा है तो उसी में उसका तुलनात्मक लाभ है,
फिर अगर देश स्पेशलाइज करें और आपस में व्यापार करें तो कुल मिलाकर सबके पास इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा सामान होगा। तो व्यापार से सबको फायदा हो सकता है। हाँ, सिद्धांत तो यही कहता है। और जब नई तकनीक आती है या हमें नए संसाधन मिलते हैं तो ये पूरा पीपीसी वक्र, ये संभावना बाहर की ओर खिसक जाती है। इसी को हम आर्थिक विकास कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। चलिए अब बाजार की सबसे जानी मानी शक्तियों पर आते हैं। मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई, ये कैसे तय करती हैं कि किसी चीज की कीमत क्या होगी और वो कितनी बिकेगी? ये तो बाजार का दिल है। बिल्कुल। मांग का नियम क्या कहता है? आमतौर पर जब किसी चीज की कीमत गिरती है तो लोग उसे ज्यादा खरीदते हैं। हाँ, ज्यादा खरीदना चाहते हैं और कीमत बढ़ने पर कम। और आपूर्ति का नियम इसका उल्टा है। कीमत बढ़ने पर बेचने वाले ज्यादा सामान बाजार में लाना चाहते हैं और कीमत गिरने पर कम। ठीक है, और बाजार का संतुलन वो कहाँ बनता है? वो बनता है जहां मांग और आपूर्ति बराबर हो जाती हैं। वो जादुई बिंदु। जादुई? हाँ, मतलब वो बिंदु जहां खरीदने वाले जितनी मात्रा खरीदना चाहते हैं, बेचने वाले उतनी ही मात्रा बेचने को तैयार हैं। उसी बिंदु पर कीमत तय होती है, संतुलन कीमत, और मात्रा तय होती है, संतुलन मात्रा। और अगर कीमत इस संतुलन से ऊपर या नीचे हो तो? अच्छा सवाल है। अगर कीमत संतुलन से ज्यादा हो तो बेचने वाले ज्यादा बेचना चाहेंगे पर खरीदने वाले कम, तो बाजार में सामान फालतू बच जाएगा, सरप्लस। फिर कीमत नीचे आएगी। और अगर कीमत कम हो तो खरीदने वाले ज्यादा चाहेंगे पर बेचने वाले कम लाएंगे, सामान की कमी हो जाएगी, शॉर्टेज। फिर कीमत ऊपर जाएगी। तो बाजार में एक तरह की खुद को ठीक करने की ताकत होती है, वो संतुलन की ओर बढ़ता है। लेकिन ये तो तब हुआ जब सिर्फ कीमत बदल रही है। क्या होता है जब कीमत के अलावा दूसरी चीजें बदलती हैं? जैसे मान लीजिए लोगों की आमदनी अचानक बढ़ जाए या किसी चीज का फैशन चला जाए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें हम कहते हैं शिफ्टर्स। ये मांग या आपूर्ति के नियम को नहीं बदलते, बल्कि पूरी की पूरी मांग या आपूर्ति वक्र को ही दाएं या बाएं खिसका देते हैं। अच्छा। कैसे? जैसे आपने कहा, आमदनी बढ़ गई तो लोग ज्यादातर चीजों की मांग बढ़ा देंगे, पूरा मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा। या मान लीजिए कोई नई सस्ती तकनीक आ गई किसी चीज को बनाने की, तो उसकी आपूर्ति बढ़ जाएगी, आपूर्ति वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा। और इससे संतुलन, कीमत और मात्रा दोनों बदल जाएंगे। हाँ बिल्कुल, नया संतुलन बनेगा। जैसे आमदनी बढ़ने से मांग बढ़ी तो कीमत भी बढ़ेगी और मात्रा भी। तकनीक सुधरने से आपूर्ति बढ़ी तो कीमत गिरेगी और मात्रा बढ़ेगी। ये मॉडल असल दुनिया में कैसे दिखता है? कोई उदाहरण? बहुत सारे हैं। जैसे कंप्यूटर बाजार को ही देख लीजिए। पिछले कुछ दशकों में क्या हुआ? तकनीक में जबरदस्त सुधार हुए, नई कंपनियां आईं। हाँ, कंपटीशन बहुत बड़ा। बिल्कुल। तो आपूर्ति बहुत तेजी से बढ़ी। नतीजा, कीमतें एकदम नीचे आ गई और कंप्यूटर आज घर घर में पहुंच गए, मात्रा बहुत बढ़ गई। और शेयर बाजार? वो भी मांग और आपूर्ति का ही खेल है। किसी कंपनी के शेयर की मांग इस बात पर निर्भर करती है कि निवेशक सोचते हैं कि वो कंपनी भविष्य में कितना मुनाफा कमाएगी। अगर उम्मीदें अच्छी हैं तो मांग बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी। उम्मीदें खराब हैं तो मांग गिरेगी, कीमत गिरेगी। और सरकार कभी-कभी इन कीमतों में दखल क्यों देती है? जैसे हमने सुना है न्यूनतम समर्थन मूल्य या किराया नियंत्रण के बारे में। हाँ, सरकारें कई बार सामाजिक या राजनीतिक कारणों से बाजार की कीमतों में हस्तक्षेप करती हैं। जैसे किसानों की आय को एक स्तर से नीचे गिरने से बचाने के लिए सरकार फसलों का एक न्यूनतम मूल्य तय कर सकती है, एमएसपी। ये संतुलन कीमत से ज्यादा होता है? हाँ, अक्सर। अगर ये संतुलन कीमत से ज्यादा है तो किसान ज्यादा उगाना चाहेंगे पर खरीदार शायद उतना ना खरीदें। नतीजा, सरकार को वो अतिरिक्त अनाज खरीदना पड़ता है, सरप्लस हो जाता है। और किराया नियंत्रण? संतुलन किराए से कम है तो मकान मालिक कम किराए पर घर देने में हिचकिचाएंगे, नए घर कम बनेंगे। नतीजा, घरों की कमी हो जाती है, शॉर्टेज। स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में क्या ख्याल है? अमेरिका जैसे देशों में ये इतना महंगा क्यों होता जा रहा है? वहां मामला थोड़ा पेचीदा है। मांग आपूर्ति मॉडल तो है, लेकिन एक बड़ा फैक्टर है तीसरे पक्ष भुगतानकर्ता, थर्ड पार्टी पेयर्स। मतलब बीमा कंपनियां या सरकार? हाँ, जब मरीज को अपनी जेब से पूरी कीमत नहीं देनी पड़ती तो वो ज्यादा महंगी या ज्यादा सेवाओं की मांग करने में हिचकिचाता नहीं है। अच्छा। और डॉक्टरों या अस्पतालों पर क्या असर होता है? उन्हें भी ज्यादा कीमत चार्ज करने का एक तरह से प्रोत्साहन मिल जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि बीमा कंपनी या सरकार भुगतान कर देगी। इन दोनों वजहों से स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल खर्च वो बहुत तेजी से बढ़ता है। अब एक और चीज पर आते हैं। हमने देखा कि कीमत बदलने पर मांग बदलती है, लेकिन ये बदलाव कितना होता है?
कभी कभी कीमत थोड़ी बदलती है पर मांग बहुत ज्यादा बदल जाती है। कभी कीमत काफी बदलती है पर मांग पर ज्यादा असर नहीं होता। इसे कैसे नापते हैं? इसे कहते हैं मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये मापता है कि कीमत में अगर 1% का बदलाव आए तो मांग में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। अच्छा, तो अगर मांग ज्यादा बदलती है कीमत के मुकाबले? तो हम कहते हैं मांग लोचदार है, इलास्टिक। जैसे अगर पेप्सी की कीमत बढ़े तो लोग आसानी से कोक या दूसरी ड्रिंक पर चले जाएंगे, तो पेप्सी की मांग लोचदार होगी। और अगर मांग कम बदलती है? तो मांग बेलोचदार है, इनइलास्टिक। जैसे नमक, अगर नमक की कीमत थोड़ी बढ़ भी जाए तो लोग उसकी खपत ज्यादा कम नहीं करेंगे। या जीवन रक्षक दवाएं, इनकी मांग बेलोचदार होती है। और इसका कंपनियों के लिए क्या मतलब है? उनके कुल रेवेन्यू पर क्या असर पड़ता है? ये बहुत ही जरूरी है उनके लिए। अगर आपकी चीज की मांग लोचदार है तो आप कीमत बढ़ाएंगे तो आपका रेवेन्यू गिर जाएगा, क्योंकि लोग खरीदना बहुत कम कर देंगे। बेहतर है कीमत थोड़ी कम रखें, ज्यादा बेचें। और अगर बेलोचदार है? तो आप कीमत बढ़ा सकते हैं, लोग ज्यादा कम नहीं खरीदेंगे तो आपका कुल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। इसलिए कंपनियां ये समझने की कोशिश करती हैं कि उनके प्रोडक्ट की मांग लोचदार है या बेलोचदार। ये लोच किन बातों पर निर्भर करती है? कई बातों पर। सबसे जरूरी, उसके कितने अच्छे विकल्प सब्स्टिट्यूट्स मौजूद हैं। जितने ज्यादा और करीबी विकल्प होंगे, मांग उतनी लोचदार होगी। और दूसरा, वो चीज आपके बजट का कितना बड़ा हिस्सा है। अगर कोई चीज बहुत महंगी है जैसे कार, तो कीमत में थोड़ा बदलाव भी आपकी खरीदने की क्षमता पर बड़ा असर डालेगा। मांग ज्यादा लोचदार होगी। सस्ती चीजों जैसे माचिस की मांग कम लोचदार होती है। और समय? हाँ, समय भी महत्वपूर्ण है। लोगों को कीमत बदलने पर अपनी आदतें या तरीके बदलने में समय लगता है, तो लंबे समय में मांग ज्यादा लोचदार हो जाती है। जैसे पेट्रोल महंगा हुआ तो तुरंत लोग गाड़ी चलाना बंद नहीं करते, पर लंबे समय में वो शायद छोटी गाड़ी ले लें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा इस्तेमाल करने लगें। हमने शुरू में फैसलों की बात की थी। अर्थशास्त्री अक्सर कहते हैं सीमांत पर सोचो, मार्जिनल थिंकिंग। इसका क्या मतलब है? सीमांत का मतलब है एक और या अतिरिक्त। बहुत सरल सा आइडिया है पर बहुत पावरफुल है। जैसे सीमांत लाभ, मार्जिनल बेनिफिट, यानी किसी काम की एक और इकाई करने से आपको कितना अतिरिक्त फायदा मिल रहा है। और सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट, उस अतिरिक्त इकाई को करने की लागत क्या है। ओके, तो नियम क्या है? नियम सीधा सा है, कोई भी काम तब तक करते रहो जब तक उसका सीमांत लाभ उसकी सीमांत लागत से ज्यादा या कम से कम बराबर हो। जहां सीमांत लाभ सीमांत लागत से कम हो जाए, वहीं रुक जाओ। अच्छा, क्योंकि उसके बाद करने से फायदा कम, नुकसान ज्यादा होगा। बिल्कुल। आपका कुल शुद्ध लाभ, नेट बेनिफिट, वहीं पर सबसे ज्यादा होगा जहां सीमांत लाभ ठीक सीमांत लागत के बराबर हो जाए। MB = MC। ये तो मतलब हर तरह के फैसले पर लागू हो सकता है। पढ़ाई कितनी देर करें, बिजनेस में कितना उत्पादन करें। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही फंडामेंटल नियम है और ये बाजारों पर भी लागू होता है। एक प्रतिस्पर्धी बाजार में मांग वक्र एक तरह से उपभोक्ताओं का सीमांत लाभ दिखाता है, वो एक और चीज के लिए कितना देने को तैयार हैं। और आपूर्ति वक्र? वो उत्पादकों की सीमांत लागत दिखाता है, एक और चीज बनाने में उन्हें कितनी लागत आती है। और बाजार संतुलन कहाँ होता है? जहां मांग और आपूर्ति बराबर होते हैं, यानी जहां MB = MC होता है। वाह, तो प्रतिस्पर्धी बाजार अपने आप एक कुशल परिणाम की ओर बढ़ता है। हाँ, सिद्धांत रूप में ये माना जाता है कि प्रतिस्पर्धी बाजार संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग करता है, समाज के कुल कल्याण को अधिकतम करता है। और इस दक्षता के लिए क्या शर्तें हैं? एक बहुत जरूरी शर्त है संपत्ति के अधिकार का स्पष्ट होना, यानी ये साफ हो कि कौन किस चीज का मालिक है, उसे कैसे इस्तेमाल कर सकता है और उसे बेच सकता है या नहीं। जब ये अधिकार स्पष्ट होते हैं और उनका लेन देन आसान होता है तो बाजार अच्छा काम करते हैं। लेकिन आपने कहा दक्षता, क्या इसका मतलब बराबरी भी है? नहीं, ये जरूरी नहीं है। दक्षता और बराबरी दो अलग चीजें हैं। हो सकता है बाजार बहुत दक्ष हो लेकिन आय का बंटवारा बहुत ही असमान हो, ये समाज को स्वीकार्य ना हो। और जब बाजार खुद से दक्ष परिणाम नहीं दे पाते, उसे बाजार विफलता कहते हैं। जैसे प्रदूषण का उदाहरण आपने दिया था। हाँ बिल्कुल, प्रदूषण एक बाहरी लागत है। फैक्ट्री उत्पादन करती है लेकिन हवा या पानी को गंदा करने की लागत वो खुद नहीं उठाती, वो समाज पर डाल देती है। तो बाजार जरूरत से ज्यादा उत्पादन और प्रदूषण करता है। हाँ, क्योंकि फैक्ट्री को पूरी लागत नहीं दिख रही, ऐसे में सरकार को दखल देना पड़ता है।
या तो वो टैक्स लगा सकती है प्रदूषण पर, या नियम बना सकती है कि कितना प्रदूषण किया जा सकता है। मकसद होता है कि फैक्ट्री उस बाहरी लागत को भी अपने फैसलों में शामिल करे। अब उपभोक्ता पर वापस आते हैं। वो कैसे तय करता है कि क्या खरीदे? आपने कहा था वो अपना फायदा अधिकतम करना चाहता है। अर्थशास्त्री से उपयोगिता, यूटिलिटी से कैसे जोड़ते हैं? उपयोगिता का मतलब है संतुष्टि या खुशी। अब इसे नापना तो बहुत मुश्किल है। खुशी को कैसे नापें? हाँ, ये तो व्यक्ति पर निर्भर करेगा। बिल्कुल। लेकिन हम सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में सोच सकते हैं, यानी किसी चीज की एक और इकाई इस्तेमाल करने से मिलने वाली अतिरिक्त संतुष्टि। अच्छा। और यहां एक आम नियम काम करता है, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या है? ये कहता है कि जैसे जैसे हम किसी चीज का उपभोग बढ़ाते जाते हैं, हर अगली इकाई से मिलने वाली अतिरिक्त संतुष्टि वो कम होती जाती है। जैसे मान लीजिए आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है। पहला खाएंगे बहुत मजा आएगा, दूसरा खाएंगे शायद थोड़ा कम, पांचवा या छठा खाते खाते शायद आप कहें बस अब और नहीं। हर अगले गुलाब जामुन से मिलने वाली अतिरिक्त खुशी, सीमांत उपयोगिता, कम होती गई। हाँ, ये तो होता है। लेकिन हम सिर्फ उपयोगिता देखकर तो खर्च नहीं करते। हमारी जेब में पैसे भी तो सीमित होते हैं। एकदम से। इसे कहते हैं बजट बाधा। बजट कंस्ट्रेंट। हमारे पास खर्च करने के लिए सीमित आए हैं। तो समझदार उपभोक्ता क्या करता है, वो अपने सीमित बजट में रहते हुए अपनी कुल उपयोगिता को अधिकतम करने की कोशिश करता है। वो कैसे? इसका नियम ये है कि वो अपना पैसा अलग अलग चीजों पर इस तरह बांटे कि हर चीज पर खर्च किए गए आखिरी रुपए से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो। मतलब? मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंट शुड बी इक्वल अक्रॉस ऑल गुड्स। थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, मतलब हम असल निम्की में ऐसा हिसाब नहीं लगाते, लेकिन अनजाने में हम ऐसा ही कुछ करने की कोशिश करते हैं। हम अपना पैसा उन चीजों पे ज्यादा खर्च करते हैं जिनसे हमें लगता है कि हमें पैसे की पूरी कीमत मिल रही है। और जब किसी चीज की कीमत बदलती है, मान लीजिए कोई चीज सस्ती हो जाती है, तो हमारे खरीदने के फैसले पर क्या असर होता है? दो तरह के असर होते हैं। एक है प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब कोई चीज सस्ती होती है तो वो दूसरी चीजों के मुकाबले ज्यादा आकर्षक हो जाती है, तो हम महंगी चीजों की जगह उसे ज्यादा खरीदने लगते हैं। ओके, और दूसरा है आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। जब कोई चीज सस्ती होती है तो हमारी खरीदने की शक्ति, हमारी वास्तविक आय एक तरह से बढ़ जाती है। अब हम उतने ही पैसे में ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं, तो हम शायद उस सस्ती हुई चीज की और ज्यादा मात्रा खरीदें, या शायद दूसरी चीजों की भी ज्यादा खरीदें। ये दोनों प्रभाव मिलकर तय करते हैं कि कीमत बदलने पर कुल मांग कितनी बदलेगी। ठीक है, अब फर्मों की तरफ चलते हैं। वो उत्पादन कैसे करते हैं और उनकी लागतें क्या होती हैं? पहले अल्पकाल की बात करते हैं। ये क्या होता है? अल्पकाल वो समय अवधि है जिसमें फर्म कम से कम एक उत्पादन के साधन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, को बदल नहीं सकती। आमतौर पर यह साधन होता है फैक्ट्री का साइज या बड़ी मशीनें। इन्हें बदलना आसान नहीं होता। तो अल्पकाल में फर्म उत्पादन कैसे बढ़ाती है? वो सिर्फ परिवर्तनीय साधन, वेरिएबल फैक्टर्स को बदल सकती है, जैसे ज्यादा मजदूर रखना, ज्यादा कच्चा माल इस्तेमाल करना। और इससे उत्पादन पर क्या असर होता है? जैसे जैसे फर्म ज्यादा मजदूर लगाती है, शुरुआत में हर नया मजदूर उत्पादन में काफी बढ़ोतरी करता है। इसे कहते हैं इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स। फिर एक बिंदु के बाद हर नया मजदूर बढ़ोतरी तो करता है, पर पहले से कम, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। और अगर बहुत ज्यादा मजदूर लगा दिए जाएं एक ही फैक्ट्री में, तो शायद वो एक दूसरे के काम में बाधा डालने लगें और कुल उत्पादन गिर भी सकता है। अच्छा, और लागतों का क्या? अल्पकाल में लागतें कैसी होती हैं? दो तरह की। एक तो स्थिर लागतें, फिक्स्ड कॉस्ट्स, जो उत्पादन की मात्रा बदलने पर भी नहीं बदलती, जैसे फैक्ट्री का किराया या मशीन का लोन। उत्पादन शून्य हो तब भी ये देनी पड़ती हैं। और दूसरी? परिवर्तनीय लागतें, वेरिएबल कॉस्ट्स। ये उत्पादन की मात्रा के साथ बदलती हैं, जैसे कच्चा माल, बिजली का बिल, मजदूरों की दिहाड़ी। ज्यादा उत्पादन तो ज्यादा लागत, कम उत्पादन तो कम लागत। और इन दोनों का जोड़ कुल लागत हुई? हाँ, कुल लागत, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन फर्म के लिए सबसे जरूरी लागत होती है सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट, एमसी। यानी एक अतिरिक्त इकाई बनाने में कुल लागत में कितनी बढ़ोतरी हुई। ये एमसी क्यों जरूरी है? क्योंकि फर्म अपना उत्पादन तय करते समय इसी को देखती है। वो उत्पादन तब तक बढ़ाएगी जब तक उस अतिरिक्त इकाई को बेचने से मिलने वाला राजस्व, एमआर, उसकी सीमांत लागत, एमसी, से ज्यादा या बराबर हो। और औसत लागत भी होती है? हाँ, औसत कुल लागत, एटीसी, औसत परिवर्तनीय लागत, एबीसी, और औसत स्थिर लागत, एएफसी।
ये प्रति इकाई लागत बताती हैं। लागत वक्र अक्सर यू आकार के होते हैं। सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्रों को उनके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। ये उत्पादन के घटते बढ़ते प्रतिफल को दिखाता है। ठीक है। और दीर्घकाल में क्या होता है? दीर्घकाल वो समय अवधि है जब फर्म अपने सभी उत्पादन के साधनों को बदल सकती है। फैक्ट्री का साइज भी, मशीनें भी, सब कुछ। दीर्घकाल में कोई लागत स्थिर नहीं होती, सभी लागतें परिवर्तनीय होती हैं। तो दीर्घकाल में फर्म क्या फैसला लेती है? वो अपने उत्पादन का पैमाना चुन सकती है। वो ये देखती है कि किस साइज की फैक्ट्री या कितनी मशीनों से वो सबसे कम औसत लागत पर उत्पादन कर सकती है। यहां हम दीर्घकालीन औसत लागत वक्र LRAC की बात करते हैं। ये कैसा होता है? ये भी अक्सर यू आकार का होता है। शुरुआत में जैसे जैसे फर्म अपना पैमाना बढ़ाती है, उसकी औसत लागत गिरती है। इसे कहते हैं पैमाने की मितव्ययिता, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, शायद बड़ी मशीनों के कारण या स्पेशलाइजेशन के कारण। और फिर एक बिंदु आता है जहां औसत लागत न्यूनतम होती है। उसके बाद अगर फर्म और बड़ी होती है तो औसत लागत बढ़ने लगती है। इसे कहते हैं पैमाने की अमितव्ययिता, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। शायद बहुत बड़ी फर्म को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तालमेल बिगड़ जाता है। अच्छा, तो फर्म का साइज इसी LRAC पर निर्भर करता है। हाँ, काफी हद तक। ये बताता है कि किसी उद्योग में छोटी फर्में ज्यादा सफल होंगी या बड़ी फर्में। अब बात करते हैं अलग अलग तरह के बाजारों की। सबसे पहले एक आदर्श स्थिति लेते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। इसकी क्या खासियतें हैं? ये एक थियोरेटिकल मॉडल है, असल दुनिया में मिलना मुश्किल है। इसकी कई शर्तें हैं। एक, बहुत सारे खरीदार और बहुत सारे विक्रेता होने चाहिए, इतने कि कोई अकेला बाजार को प्रभावित न कर सकें। ये एक थियोरेटिकल मॉडल है, असल दुनिया में मिलना मुश्किल है। इसकी कई शर्तें हैं। 2, सभी विक्रेता बिल्कुल एक जैसा समान उत्पाद बेच रहे हों, कोई फर्क ना हो। ये एक थियोरेटिकल मॉडल है, असल दुनिया में मिलना मुश्किल है। इसकी कई शर्तें हैं। 3, बाजार में नई फर्मों का आना और पुरानी का जाना बहुत आसान हो, कोई रोक टोक ना हो। ये एक थियोरेटिकल मॉडल है, असल दुनिया में मिलना मुश्किल है। इसकी कई शर्तें हैं। 4, सभी को बाजार की पूरी जानकारी हो। ये एक थियोरेटिकल मॉडल है, असल दुनिया में मिलना मुश्किल है। इसकी कई शर्तें हैं। और 5, सभी खरीदार और विक्रेता कीमत स्वीकारक हों। वो बाजार में जो कीमत चल रही है उसे मान लें, जैसे शायद गेहूं या चावल का बाजार। कुछ हद तक आना जाना भी संप्रेषित आसान है। तो ऐसी फर्म अपना उत्पादन कैसे तय करती है? उसे तो कीमत पर कोई कंट्रोल नहीं है। सही कहा, उसे बाजार द्वारा तय कीमत को स्वीकार करना होता है। मान लीजिए गेहूं की कीमत 20 रुपए किलो तय हुई, तो फर्म उस कीमत पर जितना चाहे बेच सकती है। उसका मांग वक्र एक सीधी रेखा होती है 20 रुपए पर। तो वो कितना उत्पादन करेगी? वो अपना मुनाफा अधिकतम करना चाहेगी। वो तब तक उत्पादन बढ़ाएगी जब तक एक अतिरिक्त किलो गेहूं उगाने की लागत, सीमांत लागत MC, बाजार कीमत प्राइस P के बराबर ना हो जाए। यानी P बराबर MC पर वो उत्पादन करेगी। और लंबे समय में क्या होता है? क्या ये फर्में हमेशा मुनाफा कमाती हैं? मान लीजिए 20 रुपए कीमत पर उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है, तो क्या होगा? क्योंकि बाजार में आना आसान है, दूसरी फर्में ये मुनाफा देखकर बाजार में आ जाएंगी। अच्छा, नई फर्में आएंगी तो गेहूं की कुल आपूर्ति बढ़ जाएगी। आपूर्ति बढ़ने से बाजार में कीमत गिरेगी, 20 रुपए से कम हो जाएगी। कब तक गिरेगी? तब तक गिरेगी जब तक कीमत इतनी ना रह जाए कि फर्मों को सिर्फ सामान्य मुनाफा मिले, यानी उनका सारा खर्चा निकल जाए, बस कोई अतिरिक्त यानी आर्थिक मुनाफा ना बचे। ये तब होता है जब कीमत न्यूनतम औसत कुल लागत मिनिमम ATC के बराबर हो जाए। और अगर फर्में घाटे में हो तो कुछ फर्में बाजार छोड़कर चली जाएंगी, आपूर्ति कम होगी, कीमत बढ़ेगी, जब तक बाकी बची फर्मों का घाटा खत्म ना हो जाए। तो दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में आर्थिक मुनाफा शून्य होता है। इसे बहुत दक्ष माना जाता है क्योंकि कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है, P बराबर MC। ठीक है। अब इसके एकदम विपरीत चलते हैं, एकाधिकार, मोनोपोली। यहाँ क्या होता है? एकाधिकार मतलब एक विक्रेता। पूरे बाजार में सिर्फ एक ही कंपनी है जो वो चीज बेच रही है। ऐसा क्यों हो पाता है? दूसरी कंपनियां क्यों नहीं आ जाती? क्योंकि बाजार में घुसने में कुछ मजबूत बाधाएं, बैरियर्स टू एंट्री होती हैं। ये कई तरह की हो सकती है। हो सकता है सरकार ने ही उस कंपनी को अकेला अधिकार दिया हो, जैसे कोई पेटेंट। हाँ, दवाओं में होता है। बिल्कुल। या हो सकता है उस कंपनी का किसी बहुत जरूरी कच्चे माल पर पूरा नियंत्रण हो, या फिर प्राकृतिक एकाधिकार
हो सकता है। ये क्या है? ये तब होता है जब पैमाने की मितव्यता इतनी ज्यादा हो कि एक ही बड़ी फर्म पूरे बाजार को सबसे कम औसत लागत पर सप्लाई कर सकती है। अगर 2 फर्में होंगी तो दोनों की लागत ज्यादा आएगी, जैसे बिजली या पानी की सप्लाई। दो पाइपलाइन बिछाना महंगा पड़ेगा। अच्छा, तो एकाधिकारी कीमत और उत्पादन कैसे तय करता है? क्या वो जितनी चाहे उतनी कीमत वसूल सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसे भी मांग के नियम का सामना करना पड़ता है। अगर वो कीमत बहुत ज्यादा रखेगा तो लोग कम खरीदेंगे। उसे पता है कि ज्यादा बेचने के लिए कीमत कम करनी पड़ेगी। उत्पादन कहाँ तय करता है? नियम वही है। मुनाफा अधिकतम करने के लिए वो उत्पादन वहां तय करता है जहां सीमांत राजस्व सीमांत लागत के बराबर हो। MR = MC। लेकिन कीमत? हाँ, यहाँ फर्क है। MR = MC से उसे पता चल जाता है कि कितनी मात्रा बनानी है। फिर वो उस मात्रा के लिए मांग वक्र पर ऊपर जाता है और देखता है कि लोग उस मात्रा के लिए अधिकतम कितनी कीमत देने को तैयार हैं। वो वही कीमत चार्ज करता है। तो ये कीमत MR = MC वाले बिंदु से ज्यादा होती है? हाँ, ज्यादा होती है। और ये कीमत सीमांत लागत से भी ज्यादा होती है, P > MC। जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में P = MC होता है। तो क्या ये समाज के लिए अच्छा है? आमतौर पर नहीं माना जाता। एकाधिकार में कीमत ज्यादा होती है और उत्पादन कम होता है पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में। इससे समाज को कुल मिलाकर नुकसान होता है, जिसे डेड वेट लॉस कहते हैं। उपभोक्ताओं का नुकसान होता है। इसीलिए सरकारें एकाधिकार को नियंत्रित करने की कोशिश करती हैं। हाँ, इसीलिए अविश्वास नीतियां होती हैं जो एकाधिकार बनने या उसके दुरुपयोग को रोकने की कोशिश करती हैं। तो क्या असल दुनिया में बाजार या तो पूर्ण प्रतिस्पर्धी होते हैं या फिर एकाधिकार, या इनके बीच में भी कुछ होता है? हाँ, ज्यादातर बाजार इन दोनों एक्सट्रीम के बीच में ही होते हैं। 2 मुख्य प्रकार हैं। पहला है एकाधिकारिक प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर मतलब समझें। इसमें कई फर्में होती हैं, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता, और बाजार में आना जाना भी आसान होता है, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता। तो फिर ये अलग कैसे है? सर की है कि हर फर्म का उत्पाद दूसरी फर्मों से थोड़ा अलग होता है, डिफरेंशिएटेड होता है। वो एक जैसा नहीं होता। जैसे रेस्टोरेंट। शहर में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, नए खुलते रहते हैं, पुराने बंद होते रहते हैं। लेकिन हर रेस्टोरेंट का खाना, माहौल, लोकेशन, सर्विस थोड़ी अलग होती है। या कपड़ों की दुकानें, सैलून, ये सब उदाहरण हैं। अच्छा, तो यहाँ क्या होता है कीमत और मुनाफे का? क्योंकि हर फर्म का उत्पाद थोड़ा अलग है, उसका अपना छोटा सा ग्राहक वर्ग होता है जो उसी के पास जाना पसंद करता है। इसलिए उसका अपना मांग वक्र होता है जो नीचे की ओर झुका होता है, जैसे एकाधिकार। तो वो कीमत और उत्पादन एकाधिकार की तरह तय करती है? हाँ, MR = MC पर उत्पादन तय करके मांग वक्र के हिसाब से कीमत रखती है। उसे अल्पकाल में आर्थिक मुनाफा हो सकता है, लेकिन दीर्घकाल में? क्योंकि आपने कहा आना जाना आसान है। बिल्कुल, अगर फर्में मुनाफा कमा रही हैं तो नई फर्में थोड़े अलग तरह के रेस्टोरेंट या दुकान खुल जाएंगी। इससे मौजूदा फर्मों के ग्राहक बढ़ जाएंगे, उनकी मांग कम हो जाएगी, मांग वक्र बाईं ओर खिसकेगा। कब तक? जब तक आर्थिक मुनाफा फिर से शून्य ना हो जाए। तो दीर्घकाल में यहां भी आर्थिक मुनाफा शून्य होता है, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता। लेकिन एक फर्क है, यहां कीमत अभी भी न्यूनतम औसत लागत से थोड़ी ज्यादा होती है। मतलब ये फर्में अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं कर रही होती, थोड़ी अतिरिक्त क्षमता, एक्सेस कैपेसिटी बनी रहती है। इसे हम उत्पाद में विविधता, प्रोडक्ट वैरायटी की कीमत मान सकते हैं। हमें अलग अलग तरह के रेस्टोरेंट मिलते हैं, पर वो शायद थोड़े महंगे होते हैं। ठीक है, और दूसरी बीच की स्थिति? वो है अल्पाधिकार, ओलिगोपोली। यहाँ बाजार में कुछ ही बड़ी फर्में होती हैं, 2, 3, 4, 5, मतलब गिनी चुनी। जैसे भारत में टेलीकॉम कंपनियां, जियो, एयरटेल, वाई, या एयरलाइंस, इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, या कार बनाने वाली कंपनियां। इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? आपसी निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस। हर फर्म को पता है कि उसके फैसले का असर दूसरी फर्मों पर पड़ेगा और दूसरी फर्मों के फैसले का असर उस पर पड़ेगा। मतलब अगर एक एयरलाइन किराया कम करती है तो उसे पता है कि दूसरी एयरलाइन भी शायद किराया कम कर देगी, वरना उसके ग्राहक चले जाएंगे। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले उन्हें सोचना पड़ता है कि उनके कॉम्पिटिटर क्या करेंगे। ये एक तरह का रणनीतिक खेल है। तो यहाँ फर्में कैसा व्यवहार करती हैं? क्या वे आपस में लड़ती हैं या मिलकर काम करती हैं? दोनों हो सकता है। कभी कभी वे कीमत युद्ध, प्राइस वॉर में उलझ जाती हैं, जिससे सबका नुकसान होता है। कभी कभी वे कोशिश करती हैं कि आपस में साठ-गांठ कर लें, गुटबंदी, कोल्यूजन कर लें। गुटबंदी मतलब मिलकर तय कर लें कि कीमतें ऊंची रखनी है या उत्पादन कम रखना है।
ताकि सबको ज्यादा मुनाफा हो। एक तरह से मिलकर एकाधिकार जैसा व्यवहार करना। अगर वो ऐसा खुल के करते हैं तो उसे कार्टेल कहते हैं, जैसे ओपेक तेल उत्पादक देशों का कार्टेल है। लेकिन ये तो गैर कानूनी होता होगा ज्यादातर देशों में। हाँ, खुली गुटबंदी अक्सर गैर कानूनी होती है, पर फर्में इशारों इशारों में बिना मिले जुले भी एक दूसरे को फॉलो करके कीमतें ऊंची रख सकती हैं। इसे मौन गुटबंदी, टैसिट कलूजन कहते हैं। इसे समझने के लिए क्या कोई तरीका है? हाँ, खेल सिद्धांत, गेम थ्योरी इसी तरह की रणनीतिक स्थितियों का अध्ययन करता है। वो बताता है कि जब आपका नतीजा दूसरों के फैसलों पर निर्भर करता है तो आप कैसे सबसे अच्छा फैसला ले सकते हैं। विज्ञापन और कीमत विभेदन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी इन बाजारों में ज्यादा दिखते हैं। हाँ, अल्पाधिकार और एकाधिकारिक प्रतियोगिता में विज्ञापन बहुत होता है, अपना ब्रांड बनाने के लिए, ग्राहकों को खींचने के लिए। कीमत विभेदन भी होता है, यानी एक ही चीज के लिए अलग अलग ग्राहकों से अलग अलग कीमत वसूलना। जैसे एयरलाइन टिकट, किसी को सस्ता मिलता है, किसी को महंगा। बिल्कुल। इसके लिए जरूरी है कि कंपनी कीमत तय कर सके, वो ग्राहकों को अलग अलग समूहों में बांट सके, जैसे बिजनेस ट्रैवलर वर्सेस टूरिस्ट, और ग्राहक उस चीज को दोबारा बेच ना सकें। कंपनियां जिनकी मांग कम लोचदार है, जरूरत ज्यादा है, उनसे ज्यादा कीमत लेती हैं, और जिनकी मांग ज्यादा लोचदार है, उनसे कम। चलिए अब उत्पादन के साधनों के बाजार पर आते हैं, जैसे श्रम बाजार। एक फर्म ये कैसे तय करती है कि कितने मजदूरों को काम पर रखना है? यहां भी वही सीमांत वाला नियम लगता है। फर्म सोचती है कि एक और मजदूर रखने से उसे कितना अतिरिक्त उत्पादन मिलेगा। इसे कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, MPL। फिर वो देखती है कि उस अतिरिक्त उत्पादन को बेचने से कितना अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। इसे कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, MRP। MRP इज इक्वल टू MPL गुणा कीमत, अगर प्रतिस्पर्धी बाजार है तो। हाँ, मोटे तौर पे। फिर फर्म देखती है कि उस अतिरिक्त मजदूर को रखने की लागत क्या है, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट, MFC, जो आमतौर पर उसकी मजदूरी, वेज, W होती है। तो नियम क्या बना? फर्म मजदूरों को तब तक काम पर रखती जाएगी जब तक अतिरिक्त मजदूर से मिलने वाला राजस्व, MRP, उसको दी जाने वाली लागत, MFC या WE के बराबर न हो जाए। MRP बराबर W। जैसे ही अगला मजदूर रखने से मिलने वाला राजस्व उसकी मजदूरी से कम होगा, फर्म उसे नहीं रखेगी। तो श्रम की मांग मजदूरी बढ़ने पर कम होती है। हाँ, क्योंकि MRP घटता जाता है, घटते सीमांत प्रतिफल के कारण। तो अगर मजदूरी ज्यादा होगी तो फर्म कम मजदूर रखेगी। श्रम का मांग वक्र नीचे की ओर झुका होता है। और लोग काम करने का फैसला कैसे लेते हैं, यानी श्रम की आपूर्ति, सप्लाई ऑफ लेबर कैसे तय होती है? ये थोड़ा पेचीदा है। ये व्यक्ति के आराम, लेजर और कमाई, इनकम के बीच एक चुनाव है। कैसे? जब मजदूरी बढ़ती है तो दो बातें होती हैं। एक, आराम करने की अवसर लागत बढ़ जाती है, मतलब अब आराम करने के लिए आप ज्यादा कमाई छोड़ रहे हैं, तो शायद आप ज्यादा घंटे काम करना चाहें, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और दूसरा, जब आपकी कमाई बढ़ती है क्योंकि मजदूरी बढ़ गई, तो आप शायद सोचें कि अब मैं थोड़ा ज्यादा आराम अफोर्ड कर सकता हूं, तो शायद आप कम घंटे काम करना चाहें, इनकम इफेक्ट। तो नतीजा क्या होता है? आमतौर पर शुरुआत में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा हावी होता है, तो मजदूरी बढ़ने पर लोग ज्यादा घंटे काम करते हैं, श्रम आपूर्ति वक्र ऊपर चढ़ता है। लेकिन बहुत ज्यादा मजदूरी होने पर शायद इनकम इफेक्ट हावी हो जाए और लोग कम घंटे काम करना चाहें, तब श्रम आपूर्ति वक्र पीछे की ओर मुड़ सकता है, बैकवर्ड बेंडिंग। अच्छा, और बाजार में मजदूरी कैसे तय होती है? वहीं जहां श्रम की मांग फर्मों द्वारा और श्रम की आपूर्ति लोगों द्वारा बराबर होती है, ये संतुलन मजदूरी है, इक्विलिब्रियम वेज। तकनीक में बदलाव, शिक्षा का स्तर, मजदूर संघों की ताकत, ये सब मजदूरी को प्रभावित करते हैं। न्यूनतम मजदूरी कानून का क्या असर होता है अगर वो संतुलन मजदूरी से ज्यादा हो? सिंपल मॉडल के हिसाब से अगर न्यूनतम मजदूरी संतुलन से ज्यादा है तो फर्में कम मजदूर रखना चाहेंगी क्योंकि लागत बढ़ गई, और ज्यादा लोग काम करना चाहेंगे क्योंकि मजदूरी ज्यादा मिल रही है, तो मांग कम, आपूर्ति ज्यादा, नतीजा बेरोजगारी। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? इस पर अर्थशास्त्रियों में काफी बहस है। कुछ स्टडीज कहती हैं कि खासकर छोटे मोटे बदलावों का रोजगार पर ज्यादा असर नहीं होता या बहुत कम होता है। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि श्रम की मांग कितनी बेलोचदार है। श्रम के अलावा पूंजी, कैपिटल भी उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है। मशीनें, इमारतें वगैरह। फर्में नया निवेश, इन्वेस्टमेंट
करने का फैसला कैसे लेती हैं? यहाँ भी भविष्य की उम्मीदें बहुत मायने रखती हैं। फर्म देखती है कि किसी नई मशीन या फैक्ट्री या प्रोजेक्ट से भविष्य में कितना अतिरिक्त मुनाफा होने की उम्मीद है। फिर वो उन भविष्य के मुनाफों का आज का मूल्य, प्रेजेंट वैल्यू निकालती है। मतलब भविष्य में मिलने वाले 1 रुपए की आज क्या कीमत है। ये किस पर निर्भर करता है? ये ब्याज दर पर निर्भर करता है। ब्याज दर जितनी ज्यादा होगी, भविष्य के पैसे की आज की कीमत उतनी ही कम होगी, क्योंकि आज का पैसा बैंक में रखकर ब्याज कमाया जा सकता है। तो फर्म निवेश कब करती है? वो निवेश तभी करेगी जब उस प्रोजेक्ट से होने वाले भविष्य के मुनाफों का कुल वर्तमान मूल्य उस प्रोजेक्ट की आज की लागत से ज्यादा हो। तो इसका मतलब है कि ब्याज दरें निवेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ब्याज दरें कम होंगी तो निवेश ज्यादा होगा, क्योंकि भविष्य के मुनाफों का वर्तमान मूल्य ज्यादा दिखेगा। पूंजी की मांग यानी निवेश की मांग का ब्याज दर से उल्टा रिश्ता है। इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व नीचे की ओर झुका होता है। और पूंजी की आपूर्ति कहाँ से आती है? वो आती है बचत से। लोग, फर्में, सरकारें जो बचत करती हैं, वही पैसा बैंकों या वित्तीय बाजारों के जरिए निवेश के लिए उपलब्ध होता है। बचत करने वालों को ब्याज मिलता है। तो संतुलन ब्याज दर कहाँ तय होती है? वहीं जहां निवेश की मांग बचत की आपूर्ति के बराबर होती है। क्या ऐसा भी होता है कि बाजार में बेचने वाले की नहीं बल्कि खरीदने वाले की ताकत ज्यादा हो, जैसे एक अधिकार का उल्टा? हाँ, ऐसा हो सकता है। इसे कहते हैं मोनोप्सनी, एक खरीदार। ये कहाँ देखने को मिलता है? ये अक्सर श्रम बाजारों में देखा जाता है। सोचिए, किसी दूर दराज के इलाके में कोयले की सिर्फ एक ही बड़ी खदान है। वहां काम करने वाले मजदूरों के पास कोई और विकल्प नहीं है, तो उस खदान मालिक के पास मजदूरी तय करने की काफी ताकत होगी। वो मोनोप्सनिस्ट है। तो मोनोप्सनी का मजदूरी और रोजगार पर क्या असर होता है पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में? मोनोप्सनिस्ट जानता है कि उसे ज्यादा मजदूर रखने के लिए ज्यादा मजदूरी देनी पड़ेगी, और वो ज्यादा मजदूरी उसे सिर्फ नए वाले को नहीं बल्कि पहले से काम कर रहे सभी मजदूरों को देनी पड़ेगी। इसलिए एक अतिरिक्त मजदूर रखने की उसकी सीमांत लागत MFC मजदूरी औसत लागत से ज्यादा होती है। तो वो कम मजदूर रखता है? हाँ, वो मजदूर तो वहीं तक रखेगा जहां उसका MRP = MFC हो, लेकिन वो मजदूरी कम देगा। कितनी? उतनी जितनी मजदूर उस कम रोजगार स्तर पर काम करने के लिए तैयार हैं, जो आपूर्ति वक्र से पता चलता है। नतीजा, प्रतिस्पर्धी बाजार की तुलना में कम मजदूरी और कम रोजगार। यहाँ न्यूनतम मजदूरी का क्या असर होगा? ये दिलचस्प है। मोनोप्सनी की स्थिति में एक सीमित दायरे में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने से रोजगार घट नहीं सकता बल्कि बढ़ भी सकता है। वो कैसे? क्योंकि न्यूनतम मजदूरी एक सीमा तक MFC को स्थिर कर देती है, जिससे फर्म के लिए ज्यादा मजदूर रखना फायदेमंद हो जाता है। क्या मजदूर संघ, लेबर यूनियंस इस स्थिति को बदल सकते हैं? हाँ, मजदूर संघ मजदूरों की तरफ से सामूहिक सौदेबाजी, कलेक्टिव बार्गेनिंग करके मोनोप्सनिस्ट मालिक से बेहतर मजदूरी हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। जब एक मजबूत खरीदार मोनोप्सनी का सामना एक मजबूत विक्रेता यूनियन से होता है, तो इसे द्विपक्षीय एकाधिकार, बाइलैटरल मोनोपोली कहते हैं। यहाँ नतीजा मोल भाव पर निर्भर करता है। सरकार अर्थव्यवस्था में और क्या भूमिका निभाती है? हमने बाजार विफलताओं को ठीक करने और प्रतिस्पर्धा बनाए रखने की बात की। हाँ, इसके अलावा सरकार का एक बड़ा काम है आय का पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन। समाज में जो आय और संपत्ति का बंटवारा होता है वो बहुत असमान हो सकता है। सरकार टैक्स लगाकर और फिर उस पैसे को हस्तांतरण भुगतान, ट्रांसफर पेमेंट्स के जरिए जरूरतमंदों तक पहुंचाकर इस असमानता को कुछ कम करने की कोशिश करती है। हस्तांतरण भुगतान मतलब ऐसा भुगतान जिसके बदले में कोई वस्तु या सेवा नहीं ली जाती, जैसे गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, बुढ़ापे की पेंशन, बेरोजगारी भत्ता वगैरह। और सरकार का एक और बड़ा काम अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना भी है। हाँ, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का बड़ा विषय है। सरकार कोशिश करती है कि अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव ना आए। मंदी के समय उसे सहारा देना और बहुत ज्यादा महंगाई के समय उसे ठंडा करना। इस पर हम आगे बात करेंगे। और सरकार ये सब करने के लिए पैसा कहाँ से लाती है? जाहिर है टैक्स से। वो किसरूक टैक्स ही है। टैक्स लगाने के पीछे 2 मुख्य सिद्धांत होते हैं। एक भुगतान क्षमता सिद्धांत, जिसकी आय ज्यादा है, जिसकी क्षमता ज्यादा है, वो ज्यादा टैक्स दे। इसीलिए आयकर अक्सर प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव होता है। आय बढ़ने के साथ टैक्स की दर बढ़ती जाती है। और दूसरा सिद्धांत? लाभ प्राप्त सिद्धांत, जिसे सरकारी सेवा से ज्यादा फायदा मिल रहा है वो ज्यादा टैक्स दे।
जैसे पेट्रोल या डीजल पर जो टैक्स लगता है उसका इस्तेमाल सड़कें बनाने और उनके रखरखाव में होता है। जो ज्यादा गाड़ी चलाता है वो ज्यादा टैक्स देता है और ज्यादा सड़क इस्तेमाल करता है। टैक्स प्रतिगामी भी हो सकते हैं? हाँ, प्रतिगामी टैक्स का बोझ गरीबों पर अमीरों की तुलना में ज्यादा पड़ता है, उनकी आय के अनुपात में। जैसे बिक्री कर, सेल्स टैक्स अक्सर प्रतिगामी माना जाता है क्योंकि गरीब लोग अपनी आय का ज्यादा हिस्सा जरूरी चीजों पर खर्च करते हैं। आनुपातिक टैक्स वो होता है जिसमें सब पर एक ही दर लागू होती है। क्या सरकार हमेशा वही नीतियां बनाती हैं जो पूरे समाज के लिए सबसे अच्छी हों? ये एक बड़ा और विवादास्पद सवाल है। एक नजरिया है सार्वजनिक हित सिद्धांत, जो मानता है कि हाँ, सरकार का लक्ष्य बाजार की विफलताओं को ठीक करना और समाज का भला करना है। लेकिन एक दूसरा नजरिया भी है। हाँ, सार्वजनिक पसंद सिद्धांत। ये कहता है कि राजनीति में शामिल लोग, नेता, सरकारी अधिकारी, यहाँ तक कि वोटर भी अपनी निजी स्वार्थ से प्रेरित होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बाजार में लोग होते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि नीतियां हमेशा समाज के भले के लिए नहीं बनती। कई बार वे वोट पाने के लिए या ताकतवर लॉबी या विशेष हितों, स्पेशल इंटरेस्ट्स को खुश करने के लिए बनाई जाती हैं। यह बताता है कि क्यों कुछ बेकार की सरकारी योजनाएं चलती रहती हैं या क्यों कुछ उद्योगों को खास रियायतें मिलती हैं। सरकार प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए क्या करती है? हमने अविश्वास नीतियों की बात की थी। हाँ, अमेरिका में शर्मन एक्ट जैसे कानून हैं, भारत में भी कंपटीशन कमीशन है। इनका उद्देश्य है कि कोई कंपनी बाजार में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करे या ऐसी साठ-गांठ ना करे जिससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो। सरकार कंपनियों के विलय, मर्जर्स पर भी नजर रखती है कि कहीं दो बड़ी कंपनियां मिलकर एकाधिकार ना बना लें। और विनियमन का क्या? सरकार कुछ खास उद्योगों को सीधे विनियमित भी करती है, जैसे बैंकिंग, बीमा, टेलीकॉम या बिजली, खासकर प्राकृतिक एकाधिकारों को, ताकि वे ग्राहकों से मनमानी कीमतें न वसूलें। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी नियम बनाए जाते हैं। लेकिन क्या ये हमेशा काम करता है? जरूरी नहीं। कभी-कभी नियम बनाने वाली एजेंसी, नियामक, उसी उद्योग के प्रभाव में आ जाती है जिसे उसे नियंत्रित करना होता है। इसे कैप्चर थियरी कहते हैं। या फिर नियम इतने जटिल और बोझिल हो जाते हैं कि उनसे फायदे से ज्यादा नुकसान होने लगता है। इसी वजह से कभी-कभी अनियमन, डीरेगुलेशन की बात होती है, यानी सरकारी नियंत्रण कम करना। इसके भी अपने फायदे और नुकसान होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर वापस आते हैं। हमने तुलनात्मक लाभ और व्यापार के फायदों की बात की, फिर भी देश अक्सर व्यापार पर रोक क्यों लगाते हैं? टैरिफ, कोटा वगैरह क्यों लगाते हैं? इसे संरक्षणवाद कहते हैं। इसके पीछे कई तर्क दिए जाते हैं, हालांकि ज्यादातर अर्थशास्त्री उन्हें सही नहीं मानते। एक तर्क है शिशु उद्योग, इन्फेंट इंडस्ट्री का, कि हमारे नए उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना चाहिए जब तक वो मजबूत न हो जाएं। राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क दिया जाता है कि हमें रक्षा जैसे जरूरी सामानों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सबसे आम तर्क है घरेलू नौकरियों को बचाने का। लोगों को डर लगता है कि सस्ते विदेशी सामान के आने से घरेलू कंपनियां बंद हो जाएंगी और लोग बेरोजगार हो जाएंगे। क्या ये डर सही है? व्यापार से कुछ नौकरियां जाती हैं तो कुछ नई पैदा भी होती हैं। लंबे समय में व्यापार रोजगार के कुल स्तर को प्रभावित नहीं करता, बल्कि ये नौकरियों के प्रकार को बदलता है। संरक्षणवाद से शायद कुछ उद्योगों को फायदा हो, लेकिन कुल मिलाकर देश को नुकसान होता है, क्योंकि उपभोक्ताओं को महंगी चीजें मिलती हैं और संसाधन वहां नहीं लग पाते जहां उनका सबसे अच्छा इस्तेमाल होता। आजकल आउटसोर्सिंग का भी बहुत जिक्र होता है। कंपनियां अपना काम दूसरे देशों में करवाती हैं। क्या इससे घरेलू नौकरियां चली जाती हैं? हाँ, आउटसोर्सिंग का मतलब है कंपनी के कुछ काम, जैसे कॉल सेंटर या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, किसी दूसरे देश की कंपनी से करवाना जहां वो सस्ता पड़े। इससे घरेलू स्तर पर उन कामों से जुड़ी नौकरियां कम हो सकती हैं। लेकिन क्या इसके फायदे भी हैं? हाँ, इससे कंपनी की लागत कम होती है, जिससे वो ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन सकती है, अपना कारोबार बढ़ा सकती है और शायद दूसरे क्षेत्रों में ज्यादा नौकरियां पैदा कर सकती है। उपभोक्ताओं को भी सस्ती चीजें या सेवाएं मिल सकती हैं। इसका कुल असर मिला जुला होता है और इस पर काफी बहस चलती है। पर्यावरण के बारे में अर्थशास्त्र क्या कहता है? प्रदूषण को आर्थिक समस्या के रूप में कैसे देखा जाता है? अर्थशास्त्री पर्यावरण को भी एक सीमित संसाधन, स्कार्स रिसोर्स मानते हैं। स्वच्छ हवा, साफ पानी, शांत माहौल, ये सब सीमित हैं और इनके वैकल्पिक उपयोग हैं। जब कोई फैक्ट्री प्रदूषण फैलाती है तो वो इन सीमित संसाधनों का इस्तेमाल कर रही होती है। तो समस्या क्या है? समस्या ये है कि प्रदूषण फैलाने वाला अक्सर उस संसाधन के इस्तेमाल की पूरी कीमत नहीं चुकाता। ये एक बाहरी लागत, एक्सटर्नल कॉस्ट है जो समाज उठाता है।
इसलिए बाजार अपने आप प्रदूषण का कुशल स्तर तय नहीं कर पाता। बाजार जरूरत से ज्यादा प्रदूषण पैदा करता है। तो प्रदूषण का कुशल स्तर क्या है? क्या शून्य प्रदूषण लक्ष्य होना चाहिए? नहीं, शून्य प्रदूषण का लक्ष्य शायद बहुत महंगा पड़ेगा। कुशल स्तर वो है जहां प्रदूषण को एक और इकाई कम करने की सीमांत लागत उस प्रदूषण से होने वाले सीमांत नुकसान के बराबर हो जाए। और इसे हासिल कैसे किया जाए? सरकार या तो सीधे नियम बना सकती है कि कौन कितना प्रदूषण कर सकता है, कमांड एंड कंट्रोल, या फिर वो बाजार आधारित तरीके अपना सकती है, जैसे प्रदूषण पर टैक्स लगाना, पोल्यूशन टैक्स, या व्यापार योग्य परमिट्स जारी करना, यानी प्रदूषण करने का अधिकार जिसे कंपनियां आपस में खरीद बेच सकें। ये बाजार आधारित तरीके बेहतर क्यों माने जाते हैं? क्योंकि ये कंपनियों को खुद ये तय करने का मौका देते हैं कि प्रदूषण कम करने का सबसे सस्ता तरीका क्या है। इससे कुल मिलाकर समाज को कम लागत पर प्रदूषण में कमी हासिल होती है। समाज में आय के बंटवारे और गरीबी के बारे में बात करते हैं। आय की असमानता को कैसे मापा जाता है? इसे मापने के कई तरीके हैं। एक है लोरेंस वक्र। ये दिखाता है कि देश की कुल आय का कितना प्रतिशत हिस्सा सबसे गरीब 10% लोगों को मिलता है, कितना गरीब 20% को, और इसी तरह। एक सीधी 45 डिग्री की रेखा पूर्ण समानता दिखाएगी। वक्र जितना ज्यादा इस रेखा से दूर झुका होगा, असमानता उतनी ही ज्यादा होगी। और गिनी गुणांक? ये उसी लोरेंस वक्र पर आधारित एक संख्या है जो 0 पूर्ण समानता और 1 पूर्ण असमानता के बीच होती है। गुणांक जितना ज्यादा होगा, असमानता उतनी ज्यादा होगी। अमेरिका जैसे कई विकसित देशों में पिछले कुछ दशकों में आय असमानता बढ़ी है। और गरीबी को कैसे परिभाषित करते हैं? 2 मुख्य तरीके हैं। निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक न्यूनतम आय स्तर के आधार पर तय होती है, जिसके नीचे जीने के लिए जरूरी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। भारत में जैसे गरीबी रेखा होती है। सापेक्ष गरीबी समाज की औसत आय के मुकाबले देखी जाती है, जैसे जिनकी आय औसत आय के आधे से भी कम है, उन्हें गरीब माना जाए। गरीबी कम करने के लिए सरकार क्या करती है, और क्या भेदभाव भी गरीबी का एक कारण है? सरकार कई तरह के कल्याणकारी कार्यक्रम चलाती है। गरीबों को सस्ता या मुफ्त राशन, मकान बनाने में मदद, स्वास्थ्य सुविधाएं, बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता वगैरह। और हाँ, भेदभाव चाहे वो जाति, लिंग, धर्म या किसी और आधार पर हो, निश्चित रूप से लोगों की कमाने की क्षमता को सीमित करता है और उन्हें गरीबी में धकेल सकता है या बनाए रख सकता है। चलिए, अब पूरी अर्थव्यवस्था यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बड़े संकेतकों पर आते हैं। अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य कैसे मापा जाता है? किन चीजों पर नजर रखी जाती है? हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी अर्थव्यवस्था की सेहत को देखता है। इसके लिए 3 मुख्य संकेतकों पर नजर रखी जाती है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी देश में वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पादन समय के साथ कितना बढ़ रहा है। इसे वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, रियल जीडीपी में वृद्धि दर से मापा जाता है। वास्तविक जीडीपी? हाँ, जीडीपी को महंगाई के असर के लिए एडजस्ट करने के बाद। अर्थव्यवस्था में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी तेजी का दौर आता है, एक्सपेंशन, जब उत्पादन और रोजगार बढ़ते हैं। कभी मंदी का दौर आता है, रिसेशन, जब उत्पादन और रोजगार गिरते हैं। इस उतार चढ़ाव को व्यापार चक्र, बिजनेस साइकिल कहते हैं। दूसरा मुख्य संकेतक? दूसरा है मुद्रास्फीति, यानी अर्थव्यवस्था में कीमतों का औसत स्तर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर कीमतें गिर रही हों तो उसे अपस्फीति कहते हैं। महंगाई को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सीपीआई जैसे सूचकांकों से मापा जाता है, जो आम उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों की एक टोकरी की कीमत को ट्रैक करता है। और तीसरा महत्वपूर्ण संकेतक है बेरोजगारी। बेरोजगारी दर उन लोगों का प्रतिशत बताती है जो काम करने में सक्षम हैं, काम करना चाहते हैं और सक्रिय रूप से काम की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है। क्या बेरोजगारी हमेशा बुरी होती है? बेरोजगारी के कई प्रकार होते हैं। कुछ बेरोजगारी सामान्य और अस्थायी होती है, जैसे लोग जब नौकरी बदलते हैं, इसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। कुछ अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव के कारण होती है, जैसे किसी उद्योग का बंद होना, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये दोनों मिलकर बेरोजगारी की प्राकृतिक दर, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बनाते हैं, जो अर्थव्यवस्था के सामान्य रूप से चलने पर भी मौजूद रहती है। असली चिंता तब होती है जब मंदी के कारण बेरोजगारी इस प्राकृतिक दर से ऊपर चली जाती है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जीडीपी को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। ये असल में है क्या और इसे कैसे मापते हैं? आपने वास्तविक जीडीपी की बात की। हाँ, जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
ये एक निश्चित समय अवधि, आमतौर पर 1 साल या 1 तिमाही में किसी देश की सीमाओं के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य है। अंतिम पर जोर क्यों? क्योंकि हमें दोहरी गिनती से बचना है। मान लीजिए किसान ने गेहूं उगाया, मिल वाले ने उसका आटा बनाया, बेकर ने उसकी ब्रेड बनाई और फिर आपने वो ब्रेड खरीदी। जीडीपी में सिर्फ अंतिम उत्पाद यानी ब्रेड की कीमत गिनी जाएगी। गेहूं और आटे की कीमत उसमें पहले से शामिल है। अगर हम तीनों को जोड़ देंगे तो गेहूं 3 बार और आटा 2 बार गिना जाएगा। अच्छा, तो जीडीपी मापते कैसे हैं? सबसे आम तरीका है व्यय विधि, एक्सपेंडिचर अप्रोच। इसमें हम देखते हैं कि देश में कुल कितना खर्च हुआ है अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर। इसके 4 मुख्य हिस्से हैं। 1. व्यक्तिगत उपभोग कंजम्पशन, सी, हम और आप जो रोजमर्रा की चीजें खरीदते हैं। 2. सकल निजी घरेलू निवेश इन्वेस्टमेंट आय, कंपनियों द्वारा नई मशीनरी, फैक्ट्री, सॉफ्टवेयर खरीदना, नए घर बनना और कंपनियों के स्टॉक इन्वेंटरी में बदलाव। 3. सरकारी खरीद, गवर्नमेंट परचेजेस, जी, सरकार द्वारा वस्तुएं और सेवाएं खरीदना, जैसे सड़कें बनवाना, अध्यापकों को वेतन देना। इसमें ट्रांसफर पेमेंट शामिल नहीं है। 4. शुद्ध निर्यात, नेट एक्सपोर्ट्स, XN, निर्यात एक्सपोर्ट्स माइनस आयात इंपोर्ट्स। तो जीडीपी इज इक्वल टू C+I+G+XN। बिल्कुल। जीडीपी मापने का एक और तरीका है आय विधि, यानी उत्पादन से जो आय उत्पन्न हुई, जैसे मजदूरी, मुनाफा, ब्याज, किराया, उसे जोड़ना। सिद्धांत रूप में दोनों तरीकों से जीडीपी बराबर आना चाहिए। क्या जीडीपी लोगों की भलाई या जीवन स्तर का एकदम सही माप है? नहीं, ये एक अच्छा संकेतक है, पर परफेक्ट नहीं है। इसकी कई सीमाएं हैं। ये घर पर किए गए काम जैसे खाना बनाना, बच्चों की देखभाल को नहीं गिनता। ये गैरकानूनी गतिविधियों को नहीं गिनता। ये पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट या संसाधनों की कमी को नहीं दिखाता। ये आय के बंटवारे के बारे में भी कुछ नहीं बताता। तो सिर्फ जीडीपी देखकर देशों की तुलना करना सही नहीं होगा? सावधानी बरतनी चाहिए। जीडीपी जरूरी है, पर अकेली काफी नहीं है जीवन स्तर को समझने के लिए। अब पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर मांग और आपूर्ति की बात करते हैं। आपने कहा था मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसे समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड, AD, और समग्र आपूर्ति, एग्रीगेट सप्लाई, AS कहते हैं। हाँ, एडी वक्र पूरी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग को दिखाता है, अलग अलग औसत मूल्य स्तरों पर। AS वक्र कुल आपूर्ति को दिखाता है। AD वक्र नीचे की ओर क्यों झुका होता है, जैसे सामान्य मांग वक्र होता है? हाँ, ये भी नीचे की ओर झुकता है, पर कारण थोड़े अलग हैं। 3 मुख्य प्रभाव हैं। 1. धन प्रभाव, वेल्थ इफेक्ट। जब कीमतें कम होती हैं तो लोगों के पास जो पैसा या संपत्ति है उसकी खरीदने की शक्ति बढ़ जाती है। उन्हें लगता है वे अमीर हो गए हैं तो वे ज्यादा खर्च करते हैं। 2. ब्याज दर प्रभाव, इंटरेस्ट रेट इफेक्ट। जब कीमतें कम होती हैं तो लोगों को लेन देन के लिए कम पैसे की जरूरत होती है। इससे पैसे की मांग कम होती है, ब्याज दरें गिरती हैं। कम ब्याज दरों पर कंपनियां ज्यादा निवेश करती हैं। 3. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभाव, इंटरनेशनल ट्रेड इफेक्ट। जब हमारे देश में कीमतें कम होती हैं दूसरे देशों की तुलना में, तो हमारे निर्यात सस्ते हो जाते हैं और विदेशी उन्हें ज्यादा खरीदते हैं। साथ ही विदेशी सामान महंगा लगता है तो हम आयात कम करते हैं। इससे शुद्ध निर्यात बढ़ता है। इन तीनों कारणों से कीमत स्तर कम होने पर कुल मांग एडी बढ़ती है। वक्र शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई SRAS ऊपर की ओर चढ़ता है। क्यों? क्योंकि अल्पकाल में कुछ लागतें, खासकर मजदूरी, थोड़ी चिपचिपी होती हैं। वो बाजार की स्थितियों के हिसाब से तुरंत नहीं बदलती। तो अगर अर्थव्यवस्था में औसत कीमतें बढ़ती हैं लेकिन मजदूरी उतनी तेजी से नहीं बढ़ती, तो फर्मों का मुनाफा मार्जिन बढ़ जाता है। इससे उन्हें ज्यादा उत्पादन करने का प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए कीमतें बढ़ने पर अल्पकाल में आपूर्ति बढ़ती है और दीर्घकाल में? दीर्घकालीन समग्र आपूर्ति वक्र सीधा खड़ा होता है, वर्टिकल मतलब दीर्घकाल में उत्पादन का स्तर कीमतों पर निर्भर नहीं करता। LRAS वक्र अर्थव्यवस्था की संभावित उत्पादन, पोटेंशियल आउटपुट YP क्षमता को दिखाता है। ये वो उत्पादन स्तर है जो तब हासिल होता है जब अर्थव्यवस्था के सभी संसाधन, श्रम, पूंजी पूरी तरह से सामान्य दर पर इस्तेमाल हो रहे हों। दीर्घकाल में सभी कीमतें और मजदूरी पूरी तरह समायोजित हो जाती हैं। इसलिए उत्पादन क्षमता सिर्फ संसाधनों और तकनीक पर निर्भर करती है, कीमत स्तर पर नहीं। तो अर्थव्यवस्था में संतुलन कहाँ होता है?
अल्पकाल और दीर्घकाल में? अल्पकालीन संतुलन वहां होता है जहां एडी वक्र एसआरएस वक्र को काटता है। इस बिंदु पर वास्तविक जीडीपी और कीमत स्तर तय होता है। और दीर्घकालीन संतुलन? दीर्घकालीन संतुलन तब होता है जब ये अल्पकालीन संतुलन बिंदु एलआरएस वक्र पर भी स्थित हो, यानी जहां एडी, एसआरएस और एलआरएस तीनों मिलते हों। इस स्थिति में अर्थव्यवस्था अपनी संभावित क्षमता पर उत्पादन कर रही होती है। और अगर अल्पकालीन संतुलन एलआरएस पर न हो तो गैप पैदा होता है। अगर अल्पकालीन संतुलन एलआरएस के बाईं ओर है, यानी वास्तविक जीडीपी संभावित जीडीपी से कम है, तो इसे मंदी का अंतर कहते हैं। इसका मतलब है अर्थव्यवस्था में सुस्ती है, संसाधन बेकार पड़े हैं, बेरोजगारी प्राकृतिक दर से ज्यादा है। और अगर दाईं ओर हो? अगर अल्पकालीन संतुलन एलआरएस के दाईं ओर है, वास्तविक जीडीपी संभावित जीडीपी से ज्यादा है, तो इसे स्फीतिकारी अंतर कहते हैं। इसका मतलब है अर्थव्यवस्था अपनी क्षमता से ज्यादा तेजी से दौड़ रही है, संसाधन जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, जिससे महंगाई का दबाव बनता है। क्या अर्थव्यवस्था अपने आप इन गैप्स को ठीक कर लेती है? हाँ, सिद्धांत ये कहता है कि समय के साथ मजदूरी और अन्य कीमतों में समायोजन होता है, जिससे एसआरएस वक्र खिसकता है और अर्थव्यवस्था वापस एलआरएस पर आ जाती है। जैसे मंदी के गैप में बेरोजगारी ज्यादा होने से मजदूरी गिरेगी या कम बढ़ेगी, जिससे लागतें कम होंगी और एसआरएस दाईं ओर खिसकेगा। स्फीतिकारी गैप में मजदूरी तेजी से बढ़ेगी, लागतें बढ़ेंगी और एसआरएस बाईं ओर खिसकेगा। लेकिन इस प्रक्रिया में समय लग सकता है और ये कष्टदायक हो सकती है। दीर्घकालीन आर्थिक विकास कहाँ से आता है? यानी ये एलआरएस वक्र, ये संभावित उत्पादन क्षमता दाईं ओर कैसे खिसकती है? आर्थिक विकास का मतलब ये एलआरएस वक्र का दाईं ओर खिसकना, यानी अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता का बढ़ना। ये कहाँ से आता है? हाँ, इसके स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत हैं उत्पादन के साधनों यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मात्रा या गुणवत्ता में वृद्धि और तकनीकी प्रगति। जैसे श्रम की मात्रा बढ़ सकती है जनसंख्या बढ़ने से या ज्यादा लोगों के काम करने से, या श्रम की गुणवत्ता बढ़ सकती है बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल। इसे मानव पूंजी या ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। और पूंजी? हाँ, भौतिक पूंजी फिजिकल कैपिटल का स्टॉक बढ़ सकता है, ज्यादा मशीनें, बेहतर इमारतें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। ये निवेश से होता है। प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज भी भूमिका निभाते हैं, पर आज के दौर में शायद उतनी महत्वपूर्ण नहीं रहे जितने पहले थे। और सबसे महत्वपूर्ण आपने कहा तकनीक। हाँ, तकनीकी प्रगति, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, यानी उत्पादन के नए और बेहतर तरीके खोजना। उन्हीं साधनों, श्रम, पूंजी से ज्यादा या बेहतर आउटपुट कैसे निकाला जाए, नई खोजें, बेहतर मैनेजमेंट तकनीकें, ये सब इसमें आता है। लंबे समय में आर्थिक विकास का सबसे बड़ा इंजन तकनीकी मानी जाती है। क्या कोई और चीज भी जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी है संस्थान यानी समाज के नियम कायदे, जैसे संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा, कानून का शासन, राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार का कम होना, एक अच्छी वित्तीय प्रणाली। इनके बिना साधन और तकनीक होते हुए भी विकास रुक सकता है। अब पैसे पर आते हैं। पैसा क्या है? हम इसे रोज इस्तेमाल करते हैं, पर आर्थिक नजरिए से ये क्या है और बैंक इसमें क्या भूमिका निभाते हैं? पैसा तकनीकी रूप से कोई भी ऐसी चीज है जो 3 काम करती हो। 1, विनिमय का माध्यम, यानी चीजें खरीदने बेचने के लिए आसानी से इस्तेमाल हो सके। 2, खाते की इकाई, यानी चीजों की कीमत आंकने का पैमाना बन सके। 3, मूल्य का भंडार, यानी आप उसे बचा कर रख सकें और वो बाद में भी चीजें खरीदने के काम आ सकें। हालांकि महंगाई इसे कमजोर कर सकती है। पहले तो सोना चांदी पैसा होते थे। हाँ, वो वस्तु मुद्रा थी जिसका अपना भी कुछ मूल्य था। आजकल हम जो नोट और सिक्के इस्तेमाल करते हैं वो फियाट मुद्रा है। फियाट मुद्रा है? इसका अपना कोई जाती मूल्य नहीं है। ये कागज का टुकड़ा या धातु का सिक्का है। ये सिर्फ इसलिए चलता है क्योंकि सरकार ने आदेश दिया है और लोगों को भरोसा है कि दूसरे इसे स्वीकार करेंगे। और बैंक, क्या वो सिर्फ पैसा रखते और उधार देते हैं? नहीं, वो उससे कहीं ज्यादा करते हैं। बैंक असल में पैसा बनाते हैं। पैसा बनाते हैं? नोट छापते हैं? नहीं, नोट तो केंद्रीय बैंक छापता है, लेकिन बैंक जब उधार देते हैं तो वो अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति को बढ़ा देते हैं। इसे आंशिक आरक्षित बैंकिंग कहते हैं। ये कैसे काम करता है? जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक उसका एक छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए 10%, आरक्षित
रिजर्व के रूप में अपने पास रखता है, जैसा कि नियम है। बाकी 90% वो किसी और को उधार दे देता है। ओके। अब जिसे उधार मिला वो उसे खर्च करेगा। वो पैसा फिर किसी और के पास जाएगा जो उसे अपने बैंक में जमा करेगा। वो दूसरा बैंक भी उसका 10% रिजर्व रखकर बाकी 90% उधार दे देगा। ये सिलसिला चलता रहता है। तो शुरुआती जमा से कई गुना ज्यादा पैसा अर्थव्यवस्था में घूमने लगता है। हाँ, इसे जमा गुणक या मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। इस तरह बैंक ऋण प्रक्रिया के माध्यम से पैसा बनाते हैं। और इन बैंकों को कौन नियंत्रित करता है? केंद्रीय बैंक, जैसे भारत में आरबीआई या अमेरिका में फेड। हाँ, केंद्रीय बैंक देश की पूरी मौद्रिक प्रणाली का मुखिया होता है। वो बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंकर है, नोट छापता है और सबसे महत्वपूर्ण, वो मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता और लागू करता है। मौद्रिक नीति, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अर्थव्यवस्था में पैसे की सप्लाई, मनी सप्लाई और ब्याज दरों, इंटरेस्ट रेट्स को नियंत्रित करने की कोशिश करना, ताकि अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों जैसे महंगाई कम रखना, रोजगार बढ़ाना को हासिल किया जा सके। केंद्रीय बैंक ये कैसे करता है? उसके पास क्या हथियार हैं? उसके पास कई हथियार हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है खुले बाजार के संचालन, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, यानी सरकारी बॉन्ड प्रतिभूतियां खरीदना या बेचना। इससे क्या होता है? जब केंद्रीय बैंक बैंकों से बॉन्ड खरीदता है तो वो बैंकों को पैसा देता है। बैंकों के पास ज्यादा पैसा आता है उधार देने के लिए, मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है, ब्याज दरें गिरती हैं। जब वो बॉन्ड बेचता है तो उल्टा होता है। और दूसरे हथियार? एक है रेपो रेट या डिस्काउंट रेट। ये वो ब्याज दर है जिस पर बैंक्स जरूरत पड़ने पर केंद्रीय बैंक से उधार ले सकते हैं। इसे बदलने से भी बैंकों के उधार देने की लागत प्रभावित होती है। तीसरा है आवश्यक आरक्षित अनुपात, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, यानी बैंकों को अपनी जमा का कितना प्रतिशत रिजर्व रखना है। इससे बदलकर भी केंद्रीय बैंक बैंकों की उधार देने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। हालांकि इसे बार बार नहीं बदला जाता। लोग पैसा क्यों रखते हैं? कैश या बैंक में, करंट अकाउंट में? मतलब पैसे की मांग क्यों होती है? बॉन्ड या शेयर क्यों नहीं खरीद लेते जिसमें रिटर्न मिलता है? अच्छा सवाल है। पैसे की मांग की मुख्य रूप से 3 कारण माने जाते हैं। एक, लेन देन मांग, ट्रांजैक्शंस डिमांड। रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए हमें कैश या तुरंत उपलब्ध पैसे की जरूरत होती है। ये हमारी आय और कीमतों पर निर्भर करता है। 2, एहतियाती मांग, प्रिकॉशनरी डिमांड। अचानक कोई जरूरत आ जाए, बीमारी या कोई और इमरजेंसी, उसके लिए कुछ पैसा हाथ में रखना चाहते हैं। 3, सट्टा मांग, स्पेक्युलेटिव डिमांड। ये ब्याज दरों से जुड़ा है। अगर लोगों को लगता है कि भविष्य में ब्याज दरें बढ़ने वाली हैं, जिससे बॉन्ड की कीमतें गिरेंगी, तो वो बॉन्ड बेचने और कैश रखने लगेंगे। अगर ब्याज दरें गिरने की उम्मीद है तो वो कैश छोड़कर बॉन्ड खरीदेंगे। तो पैसे की मांग ब्याज दर पर निर्भर करती है? हाँ, बहुत ज्यादा। ब्याज दर पैसे रखने की अवसर लागत है। ब्याज दर जितनी ज्यादा होगी, लोग उतना कम पैसा कैश या करंट अकाउंट में रखना चाहेंगे, क्योंकि उसे बॉन्ड आदि में लगाकर ज्यादा कमा सकते थे। तो पैसे की मांग का ब्याज दर से उल्टा रिश्ता है। और पैसे की आपूर्ति कौन तय करता है? वो केंद्रीय बैंक तय करता है अपनी मौद्रिक नीति से। तो मुद्रा बाजार में संतुलन कहाँ होता है? जहां पैसे की मांग, जो ब्याज दर पर निर्भर है, पैसे की आपूर्ति, जो केंद्रीय बैंक तय करता है, के बराबर होती है। यहीं पर संतुलन ब्याज दर तय होती है। तो केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति से अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है? ब्याज दर के जरिए। हाँ। मुख्य चैनल ब्याज दर ही है। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में सुस्ती है, मंदी का गैप है, केंद्रीय बैंक क्या करेगा? वो ब्याज दरें कम करने की कोशिश करेगा। हाँ, वो खुले बाजार में बॉन्ड खरीदेगा, जिससे बैंकों के पास पैसा बढ़ेगा, मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी। इससे मुद्रा बाजार में ब्याज दरें गिरेंगी। कम ब्याज दरों से क्या होगा? कम ब्याज दरों पर कंपनियां निवेश के लिए ज्यादा उधार लेंगी, इन्वेस्टमेंट आय बढ़ेगा। लोग भी घर, कार या दूसरी चीजों के लिए ज्यादा उधार लेंगे, कंजम्पशन सी बढ़ेगा। इससे कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था में समग्र मांग एडी बढ़ेगी। एडी वक्र दाईं ओर खिसकेगा। और इससे वास्तविक जीडीपी और रोजगार बढ़ेगा। हाँ, अर्थव्यवस्था मंदी के गैप से बाहर निकलेगी। इसे विस्तारवादी मौद्रिक नीति, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। और अगर महंगाई ज्यादा हो, स्फीतिकारी गैप हो तो केंद्रीय बैंक संकुचनकारी मौद्रिक नीति, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएगा। वो बॉन्ड बेचेगा, मुद्रा आपूर्ति कम करेगा, ब्याज दरें बढ़ाएगा। इससे निवेश और उपभोग कम होंगे, एडी बाईं ओर खिसकेगा और महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा। क्या ये हमेशा इतनी आसानी से काम करता है? इसमें क्या चुनौतियां हैं? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है।
कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी है अंतराल। अंतराल मतलब देरी? हाँ, पहली देरी तो समस्या को पहचानने में ही लगती है, रिकग्निशन लैग। फिर नीति तय करने और लागू करने में समय लगता है, इम्प्लीमेंटेशन लैग। हालांकि मौद्रिक नीति में ये कम होता है। सबसे बड़ी देरी होती है नीति लागू होने के बाद उसका अर्थव्यवस्था पर पूरा असर दिखने में। इसमें कई महीने या साल भी लग सकते हैं। तो इस देरी से क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि जब तक नीति का असर दिखना शुरू हो सकता है अर्थव्यवस्था की जरूरतें बदल चुकी हों। आपने मंदी के लिए नीति बनाई, पर जब तक उसका असर हुआ तब तक शायद महंगाई बढ़ने लगी हो। तो नीति फायदे की जगह नुकसान कर सकती है, अस्थिरता बढ़ा सकती है। आजकल केंद्रीय बैंक किस चीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं, मुद्रा आपूर्ति पर या ब्याज दरों पर? आजकल ज्यादातर बड़े केंद्रीय बैंक जैसे फेड या आरबीआई मुख्य रूप से एक खास ब्याज दर जैसे फेड फंड्स रेट या रेपो रेट के लिए एक लक्ष्य तय करते हैं। फिर वो खुले बाजार के संचालन के जरिए मुद्रा आपूर्ति को इस तरह घटाते बढ़ाते हैं कि वो ब्याज दर लक्ष्य के आसपास बनी रहे। कुछ देश मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण इन्फ्लेशन टारगेटिंग भी अपनाते हैं, जहां उनका मुख्य लक्ष्य महंगाई दर को एक निश्चित दायरे में रखना होता है। सरकार का दूसरा बड़ा हथियार है राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। ये क्या है और कैसे काम करती है? राजकोषीय नीति सरकार के अपने खर्च गवर्नमेंट स्पेंडिंग जी और टैक्सेस टी से जुड़ी है। मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक चलाता है, राजकोषीय नीति सरकार चलाती है। इसका मकसद भी अर्थव्यवस्था को स्थिर करना है। हाँ, इसका इस्तेमाल भी समग्र मांग एडी को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। अगर अर्थव्यवस्था मंदी में है, रिसेशनरी गैप, तो सरकार विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपना सकती है। वो कैसे? या तो सरकार अपना खर्च बढ़ा दे, जैसे नई सड़कें, पुल, स्कूल बनाना शुरू कर दे, या फिर सरकार टैक्स घटा दे, जैसे इनकम टैक्स की दरें कम कर दे। इससे क्या होगा? सरकारी खर्च सीधे एडी का हिस्सा है, तो जी बढ़ने से एडी सीधे बढ़ेगा। टैक्स कटने से लोगों और कंपनियों के पास खर्च करने लायक आय बढ़ेगी, जिससे उपभोग सी और निवेश आई बढ़ेंगे और एडी बढ़ेगा। एडी वक्र दाईं ओर खिसकेगा, जीडीपी और रोजगार बढ़ेंगे। और अगर महंगाई ज्यादा हो? इन्फ्लेशनरी गैप, तो सरकार संकुचनकारी राजकोषीय नीति अपना सकती है, यानी अपना खर्च कम कर दे, जी कम, या टैक्स बढ़ा दे, टी बढ़ा दे। इससे एडी कम होगा और महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलेगी। क्या सरकारी खर्च बढ़ाने और टैक्स घटाने का असर बराबर होता है? मान लीजिए सरकार ने 100 करोड़ खर्च बढ़ाया या 100 करोड़ टैक्स घटाया, क्या एडी पर असर बराबर होगा? नहीं, सरकारी खर्च जी में बढ़ोतरी का असर टैक्स टी में कटौती से ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकारी खर्च का पूरा 100 करोड़ सीधे एडी में जुड़ता है, लेकिन जब टैक्स 100 करोड़ घटता है तो लोगों की आय 100 करोड़ बढ़ती है। पर लोग उस पूरी बढ़ी हुई आय को खर्च नहीं करते, उसका कुछ हिस्सा बचा लेते हैं, सेविंग। तो उपभोग में बढ़ोतरी 100 करोड़ से कम होती है, इसलिए जी का असर टी से ज्यादा होता है। और गुणक प्रभाव यहाँ भी काम करता है? हाँ बिल्कुल। सरकारी खर्च या टैक्स में शुरुआती बदलाव से अर्थव्यवस्था में कुल आय और उत्पादन में कई गुना ज्यादा बदलाव आता है, क्योंकि एक का खर्च दूसरे की आय बनता है, जो फिर खर्च होता है, और यह सिलसिला चलता रहता है। गुणक का आकार इस बात पर निर्भर करता है कि लोग अपनी बढ़ी हुई आय का कितना हिस्सा खर्च करते हैं। MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या कुछ नीतियां अपने आप अर्थव्यवस्था को स्थिर करने का काम करती हैं? हाँ, उन्हें स्वचालित स्थिरता कारक या ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स कहते हैं। ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के अपने आप काम करती हैं। जैसे प्रगतिशील आयकर प्रणाली। जब अर्थव्यवस्था में तेजी आती है, लोगों की आय बढ़ती है, तो वे अपने आप ऊंचे टैक्स ब्रैकेट में चले जाते हैं और ज्यादा टैक्स देते हैं। इससे अर्थव्यवस्था थोड़ी ठंडी होती है, मंदी के समय उल्टा होता है। इसी तरह बेरोजगारी भत्ता भी एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है। मंदी में ज्यादा लोग बेरोजगार होते हैं, उन्हें भत्ता मिलता है, जिससे कुल मांग को सहारा मिलता है। निवेश अर्थव्यवस्था के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आपने कहा था ये एडी का हिस्सा है और ये पूंजी स्टॉक को भी बढ़ाता है। हाँ, निवेश के ये दोहरे प्रभाव इसे बहुत महत्वपूर्ण बनाते हैं। अल्पकाल में ये समग्र मांग या एडी का एक बहुत ही अस्थिर या वॉलेटाइल घटक है। निवेश के फैसलों में तेजी से बदलाव आते हैं, जो उम्मीदों पर बहुत निर्भर करते हैं। निवेश में ये उतार चढ़ाव व्यापार चक्र का एक बड़ा कारण बनते हैं। और दीर्घकाल में? दीर्घकाल में निवेश देश के पूंजी स्टॉक, मशीनें, इमारतें, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाता है। पूंजी स्टॉक बढ़ने से अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता, पोटेंशियल आउटपुट, LRAS बढ़ती हैं। यही दीर्घकालीन आर्थिक विकास और जीवन स्तर में सुधार का आधार है। तो निवेश आज की मांग भी बढ़ाता है और कल की आपूर्ति क्षमता भी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त के बारे में थोड़ी और बात करते हैं। शुद्ध निर्यात,
नेट एक्सपोर्ट्स किन बातों पर निर्भर करता है? शुद्ध निर्यात XN = निर्यात आयात कई बातों पर निर्भर करता है। एक तो घरेलू आय, जब हमारे देश की आय बढ़ती है तो हम ज्यादा आयात करते हैं, XN घटता है। दूसरा, विदेशी आय, जब दूसरे देशों की आय बढ़ती है तो वे हमारा सामान ज्यादा खरीदते हैं, निर्यात बढ़ता है, XN बढ़ता है। और कीमतें? हाँ, हमारे देश की कीमतों का स्तर दूसरे देशों की तुलना में, अगर हमारी कीमतें बढ़ती हैं तो हमारा सामान महंगा हो जाता है, निर्यात घटता है, आयात बढ़ता है, XN घटता है। और सबसे महत्वपूर्ण है विनिमय दर, एक्सचेंज रेट। ये क्या है? ये एक देश की मुद्रा की कीमत दूसरे देश की मुद्रा में है। जैसे $1 कितने रुपए के बराबर है। अगर रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होता है, यानी $1 खरीदने के लिए कम रुपए लगते हैं, तो हमारा निर्यात महंगा हो जाता है और आयात सस्ता, इससे XN घटता है। अगर रुपया कमजोर होता है तो उल्टा होता है, XN बढ़ता है। ये विनिमय दरें तय कैसे होती है? ये विदेशी मुद्रा बाजार, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में उस मुद्रा की मांग और आपूर्ति से तय होती हैं। जैसे डॉलर की मांग क्यों होती है? अमेरिकी सामान खरीदने के लिए, अमेरिका में निवेश करने के लिए। डॉलर की आपूर्ति कहाँ से आती है? जब अमेरिकी लोग विदेशी सामान खरीदते हैं या विदेश में निवेश करते हैं। जहां मांग और आपूर्ति मिलती है, वही विनिमय दर तय होती है। क्या सरकारें इन दरों को कंट्रोल कर सकती हैं? सरकारें अलग-अलग प्रणालियां अपना सकती हैं। स्वतंत्र रूप से तैरती प्रणाली में दर पूरी तरह बाजार तय करता है। स्थिर प्रणाली में सरकार एक दर तय कर देती है और उसे बनाए रखने के लिए विदेशी मुद्रा खरीदती बेचती है। प्रबंधित फ्लोट बीच का रास्ता है, जहां सरकार बाजार को चलने देती है पर जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करती है। भारत काफी हद तक मैनेज्ड फ्लोट अपनाता है। एक और शब्द सुना है, भुगतान संतुलन। ये क्या है? ये एक देश और बाकी दुनिया के बीच एक निश्चित समय, जैसे एक साल में हुए सभी आर्थिक लेन देन का एक रिकॉर्ड है। इसमें सारे पैसे का हिसाब होता है जो देश में आया और जो देश से बाहर गया। इसमें क्या क्या आता है? इसके 2 मुख्य हिस्से हैं। पहला है चालू खाता। इसमें वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, निर्यात, आयात, विदेशों से मिली आय जैसे मुनाफा, ब्याज और विदेशों को दी गई आय, और एक तरफा हस्तांतरण जैसे विदेशों में काम करने वालों द्वारा भेजा गया पैसा या विदेशी सहायता शामिल होता है। और दूसरा? पूंजी और वित्तीय खाता, कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट। इसमें संपत्तियों की खरीद बिक्री का हिसाब होता है, जैसे विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में निवेश, FDI, FII, या भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश में निवेश, कर्ज लेना या देना वगैरह। इन दोनों खातों में क्या रिश्ता है? सिद्धांत रूप में इन दोनों खातों का जोड़ कुछ समायोजन के बाद 0 होना चाहिए। मतलब, अगर चालू खाते में घाटा है, जैसे हमारा आयात निर्यात से ज्यादा है, तो उसकी भरपाई पूंजी खाते में अधिशेष से होनी चाहिए। यानी हमें वो अतिरिक्त आयात खरीदने के लिए या तो विदेश से उधार लेना पड़ेगा या अपनी संपत्ति विदेशियों को बेचनी पड़ेगी। क्या महंगाई और बेरोजगारी के बीच हमेशा कोई ट्रेड ऑफ होता है? मतलब, एक को कम करने के लिए दूसरे को बढ़ाना पड़ता है? फिलिप्स वक्र इसी बारे में है। हाँ, अल्पकाल में अक्सर ऐसा देखा गया है। A.W. फिलिप्स ने 1950 के दशक में ब्रिटेन के आंकड़ों में पाया कि जब बेरोजगारी कम थी तो मजदूरी तेजी से बढ़ रही थी, जो महंगाई से जुड़ा है, और जब बेरोजगारी ज्यादा थी तो मजदूरी धीरे बढ़ रही थी। तो अल्पकाल में फिलिप्स वक्र एक नीचे की ओर झुका हुआ वक्र दिखाता है, यानी महंगाई और बेरोजगारी के बीच एक उल्टा रिश्ता, एक ट्रेड ऑफ। ये ट्रेड ऑफ क्यों होता है? इसे ADAS मॉडल से समझ सकते हैं। जब समग्र मांग मतलब AD बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था अल्पकालीन आपूर्ति वक्र SRAS के साथ ऊपर जाती है। इससे उत्पादन यानी रोजगार बढ़ता है, यानी बेरोजगारी कम होती है, लेकिन साथ ही कीमत स्तर भी बढ़ता है, यानी महंगाई बढ़ती है। तो AD में बदलाव हमें फिलिप्स वक्र पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाता है। लेकिन 1970s के दशक में तो स्टैगफ्लेशन हुआ था, यानी महंगाई और बेरोजगारी दोनों एक साथ बढ़ गए थे। फिलिप्स वक्र तो गलत साबित हो गया। नहीं, गलत साबित नहीं हुआ, बल्कि ये पता चला कि फिलिप्स वक्र अपनी जगह पर स्थिर नहीं रहता, वो खिसक भी सकता है। स्टैगफ्लेशन तब होता है जब पूरा फिलिप्स वक्र दाईं ओर ऊपर की ओर खिसक जाता है। ये क्यों खिसकता है? इसके 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला, आपूर्ति झटके, सप्लाई शॉक्स। जैसे 1970 के दशक में तेल की कीमतें अचानक बहुत बढ़ गईं। इससे उत्पादन लागतें बढ़ गईं। SRAS वक्र बाईं ओर खिसका। नतीजा,
उत्पादन गिरा, बेरोजगारी बढ़ी और कीमतें बढ़ी, महंगाई बढ़ी। और दूसरा कारण? लोगों की मुद्रास्फीति की उम्मीदें बदल जाना। अगर लोगों को लगने लगे कि भविष्य में महंगाई ज्यादा रहने वाली है, शायद सरकार की नीतियों के कारण, तो मजदूर ज्यादा मजदूरी मांगने लगेंगे, फर्में भी अपनी कीमतें ज्यादा बढ़ाने लगेंगी। इससे भी एसआरएस वक्र बाईं ओर खिसकेगा और फिलिप्स वक्र दाईं ओर। तो क्या महंगाई और बेरोजगारी का ये ट्रेड ऑफ सिर्फ अल्पकाल में ही होता है? दीर्घकाल में क्या होता है? वो भी बेरोजगारी की प्राकृतिक दर, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यूएन पर। इसका मतलब? इसका मतलब है कि दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी अपनी प्राकृतिक दर पर ही वापस आ जाती है, चाहे महंगाई की दर कुछ भी क्यों ना हो। सरकार लगातार एडी बढ़ाकर बेरोजगारी को प्राकृतिक दर से नीचे रखने की कोशिश कर सकती है, लेकिन उसका नतीजा सिर्फ लगातार बढ़ती हुई महंगाई होगी। बेरोजगारी वापस अपनी प्राकृतिक दर पर आ जाएगी। दीर्घकाल में महंगाई दर मुख्य रूप से मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि दर जैसे कारकों से तय होती है। समय के साथ अर्थव्यवस्था के बारे में सोच कैसे बदली है? क्या हमेशा से यही एडीएस मॉडल और फिलिप्स वक्र की बातें होती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैक्रो इकोनॉमिक सोच का भी अपना एक इतिहास है। 1930 की महामंदी से पहले क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का दबदबा था। वो मानते थे कि बाजार अपने आप काम करते हैं, कीमतें और मजदूरी लचीली होती हैं और अर्थव्यवस्था ज्यादातर अपनी पूरी क्षमता, पोटेंशियल आउटपुट पर ही रहती है। बेरोजगारी अगर होती भी है तो वो अस्थायी होती है। सरकार को ज्यादा हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन महामंदी ने सोच को चुनौती दी। हाँ, महामंदी में बेरोजगारी बहुत ज्यादा और बहुत लंबे समय तक बनी रही। तब जॉन मेनार्ड कीन्स सामने आए। उन्होंने अपनी किताब द जनरल थ्योरी में तर्क दिया कि कीमतें और मजदूरी खासकर नीचे की ओर चिपचिपी होती हैं, स्टिकी होती हैं। वो आसानी से कम नहीं होती, इसलिए अर्थव्यवस्था लंबे समय तक मंदी में फंसी रह सकती है। तो कीन्स का समाधान क्या था? उन्होंने कहा कि ऐसे समय में सरकार को सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए। सरकार को अपनी राजकोषीय नीति, खर्च बढ़ाना या टैक्स घटाना और मौद्रिक नीति, ब्याज दरें कम करना का इस्तेमाल करके समग्र मांग एडी को बढ़ाना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था वापस पूरी क्षमता पर आ सके। इसे कीनीशियन अर्थशास्त्र कहा गया और ये अगले कई दशकों तक हावी रहा। फिर 1970 के दशक में क्या हुआ? स्टैगफ्लेशन ने कीनीशियन सोच पर सवाल उठाए। हाँ, कीनीशियन मॉडल स्टैगफ्लेशन, उच्च महंगाई प्लस उच्च बेरोजगारी को आसानी से समझा नहीं पा रहा था। तब दूसरे विचार सामने आए। एक था मुद्रावाद, मॉनेटरिज्म, जिसके सबसे बड़े प्रस्तावक मिल्टन फ्रीडमैन थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में अस्थिरता का मुख्य कारण सरकार की गलत नीतियां, खासकर मुद्रा आपूर्ति में अनियमित बदलाव हैं। उनका मानना था कि मुद्रा आपूर्ति ही सांकेतिक जीडीपी को चलाने वाली मुख्य ताकत है। उन्होंने स्थिरीकरण नीतियों की जगह मुद्रा आपूर्ति को एक धीमी और स्थिर गति से बढ़ाने की वकालत की। और नया क्लासिकल स्कूल? नया क्लासिकल स्कूल तर्क संगत अपेक्षाओं के विचार के साथ आया। उन्होंने कहा कि लोग बेवकूफ नहीं हैं, वे उपलब्ध जानकारी का इस्तेमाल करके भविष्य के बारे में अपेक्षाएं बनाते हैं और उन पर काम करते हैं। इसका नीति के लिए क्या मतलब था? इसका एक बड़ा मतलब ये था कि अगर सरकार की नीतियां पहले से अनुमानित हैं, तो उनका वास्तविक जीडीपी पर कोई असर नहीं होगा, सिर्फ कीमतों पर होगा, क्योंकि लोग पहले ही अपनी अपेक्षाएं और व्यवहार बदल लेंगे। उनका जोर भी आपूर्ति पक्ष और दीर्घकालीन मुद्दों पर ज्यादा था। तो आज की प्रमुख सोच क्या है? क्या ये सब विचार मिल गए हैं? हाँ, काफी हद तक। आज जो मुख्य धारा की सोच है उसे अक्सर नया कीनेशियन कहा जाता है। ये तर्कसंगत अपेक्षाओं के विचार को स्वीकार करता है, लेकिन ये भी मानता है कि कीमतें और मजदूरी पूरी तरह लचीली नहीं होती। उनमें अभी भी कुछ चिपचिपाहट होती है, शायद मेनू कॉस्ट या कॉन्ट्रैक्ट्स के कारण। तो इसका मतलब है कि स्थिरीकरण नीतियों की भूमिका अभी भी है? हाँ, नया कीनीशियन दृष्टिकोण मानता है कि अल्पकाल में गैप्स हो सकते हैं और जरूरत पड़ने पर सरकार और केंद्रीय बैंक को एडी को मैनेज करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। आज हम जिस एडीएएस मॉडल का इस्तेमाल करते हैं वो काफी हद तक इसी नए कीनीशियन फ्रेमवर्क पर आधारित है, जिसमें क्लासिकल, कीनीशियन, मुद्रावादी और नए क्लासिकल विचारों के तत्व शामिल हैं। दुनिया के सभी देश एक जैसे विकसित क्यों नहीं हैं? विकासशील देशों, डेवलपिंग कंट्रीज की क्या खास चुनौतियां होती हैं? हाँ, दुनिया में आय और जीवन स्तर में बहुत ज्यादा असमानता है। विकासशील देश यानी कम और मध्यम आय वाले देश अक्सर कई समस्याओं से जूझते हैं, जैसे गरीबी, भुखमरी, खराब स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं, ऊंची बेरोजगारी, खासकर छुपी हुई बेरोजगारी,
और उनकी अर्थव्यवस्था अक्सर कृषि या प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत ज्यादा निर्भर होती है। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ जीडीपी बढ़ाना है? नहीं, अब इसे ज्यादा व्यापक रूप में देखा जाता है। आर्थिक विकास का मतलब है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में लगातार बढ़ोतरी होना, जिससे लोगों का जीवन स्तर सुधरे, गरीबी कम हो, स्वास्थ्य और शिक्षा बेहतर हो। इसे मापने के लिए अब सिर्फ जीडीपी नहीं, बल्कि मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI जैसे सूचकांकों का भी इस्तेमाल होता है, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य को भी शामिल किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि विकास को कैसे प्रभावित करती है? पुराने जमाने में माल्थस ने कहा था कि जनसंख्या हमेशा खाने के उत्पादन से तेज बढ़ेगी, जिससे इंसान हमेशा गरीबी और भुखमरी के कगार पर रहेगा। लेकिन तकनीकी प्रगति, खासकर कृषि में, और जनसंख्या के संक्रमण यानी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का कम होना ने उनकी भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया। फिर भी विकासशील देशों में तेज जनसंख्या वृद्धि प्रति व्यक्ति आय और संसाधनों पर दबाव डाल सकती है। विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीतियां काम करती हैं? कोई एक जादुई फॉर्मूला तो नहीं है, पर कुछ चीजें जरूरी मानी जाती हैं। घरेलू स्तर पर एक स्थिर और सक्षम सरकार, कानून का शासन, संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, बचत और निवेश को प्रोत्साहन देना, बुनियादी ढांचे, सड़कें, बिजली, पानी में निवेश करना, और सबसे जरूरी मानव पूंजी, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करना। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में? पहले कुछ देश आयात प्रतिस्थापन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की नीति अपनाते थे, यानी विदेशी सामान पर रोक लगाकर घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना, पर यह ज्यादातर असफल रही। ज्यादा सफल वो देश रहे जिन्होंने निर्यात उन्मुख, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन रणनीति अपनाई, यानी विश्व बाजार के लिए उत्पादन करना, अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी निवेश विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पूंजीवाद के अलावा और कौन सी आर्थिक प्रणालियां दुनिया में रही हैं? समाजवाद, सोशलिज्म क्या है? समाजवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जहां उत्पादन के साधन, जमीन, फैक्ट्री, मशीनें आमतौर पर निजी हाथों में ना होकर समाज या सरकार के स्वामित्व में होते हैं। संसाधनों का आवंटन और उत्पादन के फैसले बाजार की जगह योजना, प्लानिंग के जरिए लिए जा सकते हैं। कार्ल मार्क्स ने तो भविष्यवाणी की थी कि पूंजीवाद खत्म होकर समाजवाद आएगा। हाँ, मार्क्स ने पूंजीवाद की कड़ी आलोचना की और उसके अंत विरोधों के कारण उसके पतन की भविष्यवाणी की थी। उनका मानना था कि पूंजीवाद में मजदूरों का शोषण होता है और मुनाफे की दर गिरती जाती है, जिससे आखिर में क्रांति होगी और समाजवाद आएगा। लेकिन उनकी भविष्यवाणियां काफी हद तक गलत साबित हुई हैं। पूंजीवाद ज्यादा लचीला और अनुकूलनीय साबित हुआ। 20वीं सदी में कई देशों ने कमांड समाजवाद अपनाया था, जैसे सोवियत संघ, चीन, पूर्वी यूरोप। हाँ, इन देशों में एक केंद्रीय योजना एजेंसी, जैसे सोवियत संघ में गॉसप्लान, होती थी, जो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनाती थी। क्या बनेगा, कितना बनेगा, किसे मिलेगा, किस कीमत पर मिलेगा, सब कुछ ऊपर से तय होता था। ये व्यवस्था सफल क्यों नहीं हुई? ये बहुत ही अक्षम साबित हुई। पहली बात, इतनी बड़ी और जटिल अर्थव्यवस्था के लिए सब कुछ केंद्रीय रूप से प्लान करना लगभग असंभव था। प्लान बनाने वालों के पास सही जानकारी नहीं होती थी कि लोगों को क्या चाहिए या उत्पादन की असली लागत क्या है। दूसरी बात, इसमें लोगों और कंपनियों के पास मेहनत करने या नया कुछ करने का कोई खास प्रोत्साहन नहीं था। नतीजा, घटिया सामान, कमी, बर्बादी और धीमी वृद्धि। जब ये समाजवादी व्यवस्थाएं ढीं, तो बाजार अर्थव्यवस्था में बदलाव कैसे हुआ? ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ, ये बहुत बड़ी और मुश्किल प्रक्रिया थी और अभी भी कई देशों में जारी है। कई चुनौतियां थी। सबसे पहले तो संपत्ति के अधिकार बनाने और लागू करने थे। सरकारी कंपनियों का निजीकरण करना था। फिर एक पूरी नई कानूनी और वित्तीय प्रणाली, बैंक, शेयर बाजार खड़ी करनी थी। महंगाई पर काबू पाना था और लोगों की मानसिकता बदलनी थी, जो सालों से एक अलग व्यवस्था में रह रहे थे। चीन और रूस ने इसे अलग अलग तरीके से किया। हाँ, चीन ने एक क्रमिक रास्ता अपनाया। उसने 1970 के दशक के अंत में कृषि से शुरुआत की, फिर धीरे धीरे उद्योगों में बाजार को आने दिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए, विदेशी निवेश को आकर्षित किया, सरकारी कंपनियों में सुधार किया, पर कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण बनाए रखा। इस मॉडल से चीन ने जबरदस्त आर्थिक विकास किया है। और रूस ने 1990 के दशक में ज्यादा तेज शॉक थेरेपी का रास्ता अपनाने की कोशिश की, यानी जल्दी से निजीकरण और उदारीकरण। लेकिन वहां संपत्ति अधिकार ठीक से स्थापित नहीं हो पाए, भ्रष्टाचार बढ़ा, एकाधिकार बन गए और शुरुआत में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई और उत्पादन गिरा। बाद में हालात सुधरे, पर संक्रमण बहुत उथल-पुथल भरा रहा। दोनों देशों के अनुभव बहुत अलग रहे हैं। तो आज हमने आर्थिक सोच के एक बहुत बड़े कैनवस को देखा,
शुरुआत की एकदम बुनियादी बातों से, जैसे कमी और चुनाव, अवसर लागत। हाँ, फिर हम मांग और आपूर्ति के खेल पर आए। कैसे कीमतें तय होती हैं, बाजार कैसे काम करते हैं, लोच का क्या मतलब है। फिर हमने अलग अलग बाजारों को समझा, पूर्ण प्रतियोगिता से लेकर एकाधिकार तक, और बीच के रास्ते जैसे एकाधिकारिक प्रतियोगिता और अल्पाधिकार। बिल्कुल। फिर हमने उत्पादन के साधनों, श्रम और पूंजी के बाजारों को देखा, कैसे मजदूरी और ब्याज दरें तय होती हैं। सरकार की भूमिका पर भी बात की, कैसे वो टैक्स लगाती है, खर्च करती है, आय का पुनर्वितरण करती है और बाजार को नियंत्रित या विनियमित करती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त, विनिमय दरें, भुगतान संतुलन, ये सब भी हमने छुआ। और फिर पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर आए, जीडीपी, महंगाई, बेरोजगारी को कैसे मापते हैं, एडीएस मॉडल, आर्थिक विकास के स्रोत, पैसा, बैंक, केंद्रीय बैंक और मौद्रिक नीति कैसे काम करती है, राजकोषीय नीति क्या है, फिलिप्स वक्र और महंगाई बेरोजगारी का रिश्ता, और अंत में आर्थिक विचारों का विकास और अलग अलग आर्थिक प्रणालियों पर भी नजर डाली। काफी कुछ कवर किया हमने। हाँ, कोशिश यही थी कि ये जो बुनियादी आर्थिक सिद्धांत हैं, वो कैसे हमें अपने आसपास की दुनिया, चाहे वो हमारे व्यक्तिगत फैसले हों या कंपनियों का व्यवहार या सरकारी नीतियां या अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकते हैं। बाजार कैसे काम करते हैं, क्यों वो कभी-कभी विफल हो जाते हैं और सरकारें उनमें कैसे और क्यों हस्तक्षेप करती हैं। उम्मीद है कि ये चर्चा हमारे श्रोताओं के लिए जानकारीपूर्ण और दिलचस्प रही होगी। हमारा प्रयास था कि इन जटिल विचारों को सरल और सुलभ भाषा में पेश किया जाए। क्या ये स्पष्टीकरण उपयोगी लगे? क्या कोई ऐसा हिस्सा था जिसे हम और बेहतर तरीके से या शायद और आसान शब्दों में समझा सकते थे? हाँ, आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। आप जरूर बताएं कि आपको ये बातचीत कैसी लगी और भविष्य की चर्चाओं को हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं। हम सीखना चाहेंगे। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अब जब आप अवसर लागत के बारे में थोड़ा जान गए हैं, तो क्या ये आपके रोजमर्रा के किसी फैसले को देखने का नजरिया बदलता है? या जब आप आज की खबरें पढ़ते हैं, तो क्या आपको कहीं बाजार विफलता का कोई उदाहरण नजर आता है? सोचने के लिए काफी कुछ है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ अगली बार तक सुनते रहें। नमस्कार। नमस्कार।